नमस्कार साथियों, वेलकम। आरएस जंक्शन पर आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी में आज से मैं कुछ नया शुरू करने जा रहा हूँ। एक्चुअल में मेरी ये रिवीजन क्लासेस हैं, तो मैं खुद का भी रिवीजन करने वाला हूँ और इसके साथ साथ मैंने सोचा कि आपका भी थोड़ा रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप जॉब में हैं, कई आप में से, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूर बॉर्डर पर बैठे हैं, तो उन सभी को एक मदद मिल जाए। तो आप अगर ईयरफोन लगाकर भी इन चीज़ों को केवल सुनते मात्र हैं तो भी आपका रिवीजन यहाँ पर अच्छी तरीके से हो जाएगा। पिछले एग्ज़ाम में जो कमी मुझे दिखी वो मेरे रिवीजन की थी, तो इसलिए इस बार मैं रिवीजन पर बहुत फोकस कर रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को ढंग से कवर कर पाएँ। तो आज हम जो है हमारा सिलेबस का राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है, जो खंड स है, हमारा इकोनॉमी वाले पोर्शन का, तो उसका पहला टॉपिक है। ये टोटल 7 टॉपिक है इसमें, जिसमें से पहला टॉपिक है कृषि परिदृश्य। इसमें आपके कृषि का उत्पादन और उत्पादकता, उसके साथ में जल संसाधन, ठीक है, सिंचाई और पशुपालन, कृषि विपणन और डेयरी, ये सारे टॉपिक आते हैं। तो एक तरह से हमारा जो इकोनॉमिक रिव्यू है उसका चैप्टर 2 इसमें पूरा कवर होता है। तो मुख्य परीक्षा के अनुरूप हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उन पर हम चर्चा करेंगे। ऐसी ही मैराथन क्लासेस में आपके लिए और लाता रहूँगा, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस कक्षा के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कृषि परिदृश्य की, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो बन सकता है इस पूरे फील्ड में से वो कृषि परिदृश्य पर ही बन सकता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सिनेरियो जो है राजस्थान का वो कैसा है। कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखने, 4 से 5 कीवर्ड अगर हैं तो 4-5 लाइन में उत्तर आप दे सकते हैं। तो सबसे पहला कीवर्ड तो यही है कि बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कीवर्ड हमारे लिए यही बन जाता है। दूसरा कीवर्ड क्या है कि इसके वर्गीकरण, इसमें कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें फसल है, पशुधन है, वानिकी और मत्स्य है, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। मैंने तो फिर भी लाइनिंग में लिखा है, आप पॉइंट टू पॉइंट बना करके लिखिए कि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र, ठीक है, इस तरह से अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र। फिर दूसरा जो आप कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके बाद में आप जो है इसमें लिख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो फसल, पशुधन, ठीक है, इस तरह से, और वानिकी और मत्स्य, ये 4 क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। तीसरा टॉपिक आप बनाकर लिख दीजिए, राज्य की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। क्लियर। चौथा आप लिख करके दे दीजिए कि कृषि जो है किस पर निर्भर करती है, ज़्यादातर वर्षा पर। राजस्थान में कृषि मूलतः वर्षा पर निर्भर करती है, और वर्षा में बदलाव होता रहता है, क्योंकि सेम बरसात नहीं है हमारे यहाँ पर, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा है किसी में कम है, तो एक बदलाव देखने को मिलता है। तो हमने किन शब्दों से बता दिया, अपर्याप्त, कम और अनिश्चितता। जब ये हो जाए उसके बाद में आप आ जाइए भूमिगत जल पर। तो सिंचाई पर नहीं, वर्षा पर निर्भर है, पूरी की पूरी खेती वर्षा पर निर्भर है, और भूमिगत जल भी कम होता जा रहा है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में लगातार इसका दोहन हो रहा है। अब जैसे कि 302 क्षेत्र हैं हमारे, उनमें से 70% क्षेत्र दोहित, अति दोहित क्षेत्र हैं, तो वो फैक्ट आप डाल सकते हैं। और फिर अंत में आप क्या कीजिए कि जो हमारा जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है, ठीक है, स्टेट वैल्यू एडिशन है, उसमें कितना योगदान है। तो अगर एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं हो तो 29% आप लिख सकते हैं कि सर एटलीस्ट 29% जो है वो यहाँ पर कवर ये करता है। तो जीवीए में हमारे 29% योगदान किसका है, कृषि क्षेत्र का। बस इतने में आपका कृषि परिदृश्य जो है पूरा हो जाता है। इतना आपको लिखना है, आपका 5 नंबर का प्रश्न तैयार है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगला प्रश्न 2 नंबर का बनने की पूरी पूरी संभावना है कि जो उप क्षेत्र हैं उन चारों क्षेत्रों में उनका क्रम क्या है योगदान का, इस तरह से पूछ ले। तो 2 बड़े क्षेत्र तो बिल्कुल बराबर हैं। हमारा जो फसलें और पशुधन है ये लगभग 46% कवर करते हैं। हालांकि इस बार फसलें सेकंड पर है, पशुधन पहले नंबर पे है। तो पहले पे पशुधन, दूसरे पे फसलें, तीसरे पर आपकी वानिकी लगभग 7% है, और मत्स्यन जो क्षेत्र है वो 0.39% के करीब कवर करता है। ठीक है, तो ये 4 क्षेत्र हम यहाँ पर स्ट्रेट बता सकते हैं। चित्र से आपको क्लियर भी हो रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा योगदान पशुधन का, फिर फसल का, फिर वानिकी और फिर मत्स्य का, चारों जीवीए में योगदान देने वाले क्षेत्र। आगे बात करते हैं, तो पिछले साल की तुलना में कितना ग्रोथ हुआ है, तो ग्रोथ हुआ है 5.22%। टोटल मिलाकर के 2022-23 की तुलना में 5.22%, 5% से ज़्यादा की दर हमारी कृषि में वृद्धि की रही है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा मत्स्य क्षेत्र में, ठीक है, सेकंड नंबर पे आपके कृषि फसल क्षेत्र में, तीसरे नंबर पे आपकी वानिकी में, और चौथे नंबर पे पशुधन में। तो सबसे कम वृद्धि पशुधन में है, सबसे ज़्यादा मत्स्य क्षेत्र में हुई है। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी कवर होता है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारी जो फसलें हैं उनमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन सी फसलें करती है। तो राज्य की अगर हम बात करें तो रबी और खरीफ की दो अलग अलग हमारे समय हैं। रबी की फसलें वे हैं जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में होती है, जबकि खरीफ की फसलें वे हैं जिनको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में जिनकी कटाई हो जाती है। तो बारिश के मौसम में खरीफ और सर्दी के मौसम में रबी। रबी में 3 फसलें प्रमुख है, सरसों, गेहूं, जौ, और चौथे नंबर पे होती है चना। ठीक है, तो सरसों सबसे ज़्यादा योगदान है 37,751 करोड़ रुपए, गेहूं 28,503। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो सरसों जो है ना दोस्तों ये एक व्यापारिक फसल है। ठीक है, इससे तिलहन भी है और इसके साथ साथ इसके दाम अच्छे मिलते हैं क्योंकि खाद्य चीज तेल के रूप में इसका काफ़ी उपयोग है और तेल की वैसे ही हमारे देश में कमी है। ठीक है, तो इसका और गेहूं अन्य राज्यों में भी होता है, सरसों विशेष करके राजस्थान में उत्पादित होता है, गेहूं और उसके बाद में जौ। जबकि खरीफ में बात करें तो ज़्यादातर मिलेट्स हैं और दलहन है कुछ, जैसे बाजरा और मूंगफली। जौ नहीं होगा, ठीक है, ये जौ गलत है। तो बाजरा और मूंगफली जो है ये खरीफ की फसल है। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे ग्वार भी हमारे यहाँ पर इस समय बोया जाता है। तो ये तीनों आप क्रम से बता सकते हैं कि सर इस तरह से ये क्रम में हमारे जो जीएसपी में सर्वाधिक योगदान करने वाली रबी खरीफ की फसलें हो गई। फिर बात आती है कि पशुधन से जो हमें उपलब्ध होता है वो क्या योगदान है। तो सबसे ज़्यादा योगदान है दूध का। ठीक है, 82% के करीब। आप जानते हैं 15 लाख लीटर दूध उत्पादन के साथ हम देश भर में प्रथम स्थान पर हैं। ठीक है, पूरे देश भर में दुग्ध उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर माना जाता है। और उसके बाद में दूध के बाद में कौन सा है आपके सेकंड नंबर पे आ जाता है अन्य जितने भी उत्पाद हैं। थर्ड नंबर पे आता है आपके पोल्ट्री और चौथे नंबर पे आता है आपके अंडों का उत्पादन। पोल्ट्री मतलब जो चिकन या फिर जो मुर्गियां हैं उनका उत्पादन। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा भूमि उपयोग पर। तो भूमि उपयोग की अगर हम बात करें तो एक प्रश्न 2010 में आया हुआ है मेंस एग्जाम में। मेंस में पहले पूछा गया कि राजस्थान के भूमि उपयोग की विवेचना कीजिए, इस तरह से। तो मेंस में ये प्रश्न आ चुका है, तो अब भी प्रश्न संभावना बनती है कि पूछ ले। तो वर्तमान में हमारे पास में जो टोटल भूमि है वो आप सभी जानते हो 3,42,000 हेक्टेयर या 342 लाख हेक्टेयर के अंतर्गत हम मानते हैं। वो वर्ग किलोमीटर है, 342,239। ठीक है, ये हमारा पूरा क्षेत्रफल है और ये 342 लाख हेक्टेयर बीघा के अंदर जिसको हम बोलते हैं 4 बीघा 1 हेक्टेयर में हम मान के चलते हैं, तो उसके अनुरूप ये है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र तो है 52%। ये कौन सा क्षेत्र है, जो बोया जाता है हर साल। तो हमारे राजस्थान की जो कुल भूमि है, कुल क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल का लगभग 52.34% क्षेत्र बोया जाता है। मतलब 50% से ज़्यादा क्षेत्र को हम हर साल बोते हैं, खेती होती है उस क्षेत्रफल पर। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है वानिकी। तो लगभग 8% क्षेत्र पे हमारे वन है। वानिकी का कार्य होता है कृषि के अलावा दूसरे काम में उपयोग आने वाली, जैसे रहने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, तो 5.86% हो गई। ऐसी भूमि जो ऊसर है वो है 7%। ठीक है, ऊसर भूमि कृषि के अयोग्य भूमि है, उबड़ खाबड़ हो सकती है, इस तरह की भूमि है। और लगभग 11% भूमि बंजर भूमि है। तो कुछ ऊसर क्षेत्र है और कुछ बंजर क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद में है हमारा लगभग मान के चलिए आपकी 4.86% चरागाह भूमि है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों के चरने के लिए छोड़ दी जाती है, उसको हम चरागाह भूमि कहते हैं। इसी तरह से 6.6% एक ये और 4% ये, लगभग 11% के करीब भूमि आपकी पड़ती भूमि है। चालू पड़त या अन्य चालू पड़त। पड़त भूमि उसको बोलते हैं जिसको छोड़ दिया जाता है हर साल बोने से। इस साल छोड़ दिया और अगले साल फिर से बोएंगे, तो पड़ती भूमि बोलते हैं उसको, है ना। एक साल आप क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं ताकि अगले साल फिर उसमें फसल पैदा कर सकें। तो लगभग 11% के करीब भूमि हमारी पड़ती भूमि के रूप में। तो 50% से ज़्यादा मतलब 52% के करीब आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल हो गया। 8% वानिकी हो गया। लगभग 11 + 7 18% बंजर और ऊसर भूमि हो गई। ठीक है, 5% आपके चरागाह के लिए है, 6% भूमि अन्य उपयोग के लिए और 11% भूमि पड़त भूमि के रूप में है। ये वर्गीकरण आपको याद रखना है, बिल्कुल ज़्यादा कठिन भी नहीं है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। सुनते जाओ, जितना सुनोगे उतना बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है जोत धारकों की। जोत धारक मतलब कि भूमि का स्वामित्व। तो अब हमारे यहाँ पर खेत हैं, खेतों के अलग अलग आकार हैं और उन्हीं आकार के आधार पर उनको हमने विभाजित कर रखा है।
अगर हम टोटल नंबर यूनिट्स बताएं कि कितनी इकाई भूमि हमारे पास में है, मतलब अगर हम मान लीजिए 5 बीघा का कोई खेत है किसी के पास में, कोई उसका स्वामी है, और उसको हम 1 इकाई माने, इसी तरह 2 बीघा का एक और खेत है, वो दूसरी इकाई हो गई, तीसरी इकाई, तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारे पास में 76 लाख अलग अलग भूमि जोत हैं, मतलब जिसका अलग से खसरा नंबर है, ठीक है, जिसका अलग से रकबा है, और जिसकी हमारे भूमि संबंधित दस्तावेजों में एंट्री हो रखी है। 76 लाख 2015-16 की गणना के अनुसार। इससे पहले गणना हुई थी 2011-12 में और 10-11 में, और उसमें 68 लाख था। तो लगभग 11% बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन बढ़ रही है, नहीं, इसमें क्या हो रहा है, बंटवारे की वजह से, परिवारों के विभाजन की वजह से क्या हो रहा है, लगातार जो है भूमि के आकार में कमी होती जा रही है जोतों की में। तो पहले 2 बीघा का खेत था, 2 भाइयों में बंटवारा हो गया तो उसके 2 टुकड़े हो गए, तो अब वो 2 जोत हो गए, 1 जोत न होकर के 2 जोत वो यहाँ पर हो गए। तो इस तरह से 11% की वृद्धि हमको जोतों की संख्या में देखने को मिली है। लेकिन जो कुल जोत का क्षेत्रफल है, कृषि क्षेत्रफल, उसमें कमी देखने को मिली है। ये कितना हो गया है, 208 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो हमारे पास में कुल 342 लाख हेक्टेयर भूमि में से 208 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो कृषि जोत के अंतर्गत सम्मिलित है। समझ गए। अगर बात करें महिला धारक की, तो पहले 2010-11 में 5 लाख के करीब महिलाओं के पास में था, 5 लाख हेक्टेयर के करीब, बहुत कम है ये आज भी देखा जाए तो, और ये बढ़कर के 7.5 लाख हेक्टेयर हो गया। तो इसकी तुलना में 41% की वृद्धि यहाँ पर हमको देखने को मिली है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भूमि स्वामित्व संबंधी अधिकार महिलाओं को दिए हैं, उसके बाद से महिलाएं जो है ऑटोमेटिकली, जब पिता की मृत्यु होती है तो महिलाओं के नाम पर भी जो है भूमि जोत का जो संधारण हो जाता है, स्वामित्व हो जाता है। अब इन जोतों को इनका जो क्षेत्रफल है उनके आधार पर वर्गीकरण दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल बेसिक सिंपल वर्गीकरण आप ऐसे याद कर सकते हैं, सीमांत, लघु, अर्धमध्यम, मध्यम और बड़ा आकार। इसका जो आधार है वो है हेक्टेयर। तो 1 हेक्टेयर से शुरू करते हैं हम, फिर 1 से 2, ठीक है, फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से लेकर के 10, सॉरी 4 से 10 और 10 से बड़ा। तो 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 से लेकर के 10 और फिर 10 से बड़ा। तो पहले तो 1 से छोटी, मतलब 1 हेक्टेयर मतलब 4 बीघा। 4 बीघा भूमि अगर किसी व्यक्ति के 4 बीघा से कम भूमि उसके स्वामित्व में है तो वो सीमांत कृषक कहलाएगा। और दूसरा होता है लघु कृषक। तो 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर मतलब 8 बीघा तक जिसके पास भूमि है, 4 से लेकर 8 बीघा के तक, उसको बोलते हैं हम क्या, यहाँ पर लघु कृषक। तो आप देखते हैं सरकार की ज़्यादातर योजनाएं लघु और सीमांत कृषकों के लिए ही होती है। क्यों? क्योंकि ये कम आकार की भूमि धारण करते हैं और ऐसे किसानों को अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है क्योंकि खेती इनके लिए बहुत महंगी पड़ती है। जैसे जैसे भूमि का आकार बढ़ता है, खेती में जो यंत्रों में निवेश है उसका लाभ मिलता है। मान लीजिए 100 बीघा के लिए आप एक ट्रैक्टर खरीदें और 10 बीघा के लिए आप ट्रैक्टर खरीदें, तो कॉस्ट कहाँ ज़्यादा पड़ गई, 50,000 रुपये बीघा पड़ जाएगा 5 लाख का ट्रैक्टर, और वहाँ पर 2,000 रुपये बीघा पड़ेगा। ठीक है, 5 लाख का ट्रैक्टर अगर हम लेंगे तो 100 गज के लिए अगर हम देखें तो 5,000 रुपये बीघा, तो कितना 10 गुना का अंतर हो गया। तो ये 10 गुना का जो अंतर है, इससे बचाने के लिए सरकार क्या करती है, सीमांत और लघु कृषकों के लिए ही ज़्यादातर योजनाओं के लाभान्वित इनको वो करती है। अब इसका कारण एक और है कि हमारे पास में 40% तो सीमांत हैं अगर जोतों का आकार हम देखें, और 21% है लघु। ठीक है, तो लघु और सीमांत कृषकों की ही कुल संख्या लगभग हमारी 62% चल जाती है, जो लगभग 2/3 के करीब कवर कर जाता है। जबकि बड़े आकार के 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि वाले, मतलब 40 बीघा से ज़्यादा भूमि की जो जोतों के धारक हैं वो केवल 5% है। इसी तरह से 20% के करीब आपके अर्धमध्यम हैं, और मध्यम आकार के जो हैं वो लगभग 15% के करीब यहाँ पर जोत धारक हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 60% हमारे सीमांत और लघु कृषकों की जोतें हमारे सामने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा देखते हैं। अगला टॉपिक है मानसून का। तो मानसून की अगर हम बात करें तो मानसून हमारे यहाँ पर अनिश्चित होता है, कोई निर्धारित नहीं है कब आएगा, बदलाव होता रहता है। तो 15 जून को वैसे आना चाहिए और 10 जून को इस बार आया 2022-23 में, मतलब 2022 के जून में, इस साल वाला नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू कब आता है हमारा, फरवरी 2023 में आया है। तो फरवरी 2023 से पहले की जो बारिश हुई है वो कब हुई थी, जून 2022 में। ठीक है,
चलिए, वर्षा की मात्रा हमारे 4 महीनों के लिए हम मानते हैं, जून से लेकर सितंबर तक, चौमासा जिसको हम बोलते हैं। तो 1 जून से 30 सितंबर के टाइम की जो बारिश है वो सामान्यतः हमारी होती है 430 mm के करीब, लेकिन 2022-23 में ये हुई थी 594 mm। अब आप बोलोगे सर राज्य में औसत वर्षा तो 520 मिलीमीटर के करीब होती है। बिल्कुल होती है दोस्तों, लेकिन ये जो वर्षा है ये वर्षा कुल वर्षा है पूरे साल भर की, जिसमें मावठ और अन्य वर्षा भी सम्मिलित है। यहाँ पर हम बात करें केवल मानसून में होने वाली वर्षा की, ठीक है। तो 37% की वृद्धि हुई है और 5 दिन पहले मानसून आ गया था। बिल्कुल सिंपल। अब आती है उत्पादन और उत्पादकता की बात। तो उत्पादन की बात करें तो 2 सालों की तुलना हम करके अगर देखें तो हमारे यहाँ पर कुछ चीज़ों के उत्पादन में जहाँ वृद्धि हुई है वहीं कुछ चीज़ों का उत्पादन गिरावट हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे कि अनाज की यदि हम बात करें तो अनाज 191 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 206 हो गया। तो लगभग 8% के करीब हमारे यहाँ पर अनाज में हमको वृद्धि देखने को मिली 2021-22 की तुलना में। दलहन में लगभग 2.17% की वृद्धि देखने को मिली है। और खाद्यान्न की कुल मात्रा की अगर हम बात करें तो इसमें हमको लगभग 10% की वृद्धि देखने को मिली है। खाद्यान्न में क्या क्या हम सम्मिलित करते हैं? अनाज और दालें, इन दोनों को ही हम सम्मिलित करते हैं। तिलहन के उत्पादन में गिरावट हुई है 2022-23 में, ठीक है। और कपास और गन्ना भी कम हुआ है, जबकि कपास में वृद्धि हमको देखने को मिली है। गन्ना तो बहुत ड्रास्टिकली जो है उत्पादन में कमी हमको देखने को मिली है। तो यह है हमारे यहाँ पर कृषि उत्पादन की जगह। अब अलग अलग फसलों में कृषि की उत्पादकता कैसी है, तो हम राज्य में कुछ स्थान पर हैं। यहाँ से प्रश्न 2 नंबर का बन सकता है कि उन फसलों के नाम दीजिए जिनमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो अब जैसे बाजरा है, बाजरे का 40% से ज़्यादा हमारा योगदान है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। सरसों भी हमारे आसपास के राज्यों में विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 44.57% हम योगदान करते हैं, ठीक है, पूरे देश भर का। पोषक अनाज जितने भी हैं, मिलेट्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर। तो ये सब अर्धशुष्क क्षेत्र हैं जिनका नाम ले रहा हूँ ना मैं, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। और मिलेट्स अर्धशुष्क क्षेत्रों की ही फसल होती है, इसलिए इनका नंबर इस तरह से दिया गया है। तिलहन की बात करें तो कुल तिलहन में क्या क्या आ जाता है? तिल आ गया, मूंगफली आ गई, ठीक है। तो ऐसी जिनसे तेल निकाला जाता है, तेल निकालने वाली जितनी फसलें, सरसों, तिल, मूंगफली, जितने भी तेल की चीज़ें आपको दिखती, सोयाबीन, तो ये सारे के सारे क्या हैं? तिलहन हैं। तो इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। क्यों? मध्य प्रदेश में इनमें सोयाबीन होता है, राजस्थान में सरसों होती है। 22% योगदान हमारा कुल तिलहन में है। दलहन की बात करें तो दलहन में जो दालें हैं जैसे कि मूंग, मोठ, ठीक है, इस तरह की जितनी भी दालें हैं, मसूर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई, तो इनमें राजस्थान दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पर है और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। तो राजस्थान में भी, पश्चिमी राजस्थान में मूंगफली काफ़ी होती है और उसी क्षेत्र से लगा हुआ गुजरात है। चने की बात करें तो चना तीसरे स्थान पर हम है। ज्वार एक बहुत ही बढ़िया मिलेट है, तो उसमें भी राजस्थान, पर्ल मिलेट जिसको बोलते हैं। और सोयाबीन में भी राजस्थान तीसरे नंबर पर। सोयाबीन विशेषकर हमारे कहाँ पर होता है? राजस्थान में। राजस्थान में सोयाबीन होता है दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र में, इधर, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा मूंगफली के लिए पूर्व पश्चिमी राजस्थान और कुछ क्षेत्र पूर्वी राजस्थान के भी हैं। और ग्वार में राजस्थान सबसे पहले नंबर पे है, 84.60%, लगभग एकाधिकार ही हम ग्वार में मान सकते हैं। तो 4 फसलें अगर पूछ ले तो बाजरा, सरसों, जितने भी पोषक अनाज है, ठीक है, वो, और कुल तिलहन के उत्पादन में हम पूरे देश में प्रथम स्थान पर हैं। यहाँ से भी आपको प्रश्न आ जाए तो आप आसानी से उत्तर दे सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे कृषि जलवायु क्षेत्रों के बारे में। तो कृषि जलवायु क्षेत्र मतलब कृषि के लिए अलग अलग जलवायु के कौन कौन से क्षेत्र मुफीद हैं और उनमें क्या क्या फसलें बोई जाती है, वो ही हमको इसमें पढ़ना पड़ता है। तो 4 चीज़ें। पहला तो जलवायु क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया हुआ है, दूसरा उसमें कौन से जिले सम्मिलित हैं, और तीसरा उसमें कौन कौन सी फसलें हैं खरीफ और रबी की। तो एक चीज़ तो आप दिमाग में धारण कर लीजिए कि हमारी जो फसलें हैं उनमें खरीफ की फसलों में जो प्रमुख फसलें हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। एक तो है बाजरा, ठीक है, खरीफ के अंदर। एक है मूंगफली, एक है ग्वार, बाजरा के बाद में मूंगफली, ठीक है। फिर हम बोते हैं ज्वार, एक है ग्वार, और है तिल या दलहन, जितनी भी दालें हैं।
मूंग, मोठ, मसूर की जितनी भी दालें होती है वो भी इसी समय होती है। तो ये खरीफ की फसलों में आ गए। जबकि जब हम बात करते हैं रबी की फसलों में, मतलब सर्दियों में, इस समय जो फसलें बोई गई है उनमें है सरसों, ठीक है, उसके बाद में गेहूं, एक इसके अलावा हम बोते हैं इस समय जीरा, ठीक है, और जौ। गेहूं के बाद में जीरा हो गया, जौ हो गया, और जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर बोया जाता है चना, क्योंकि चना जो है वो कम बारिश में भी बारानी भूमि के अंदर भी, बारानी भूमि कौन सी, जहाँ पर हमारे खेती में सिंचाई नहीं होती है, बारिश के पानी से काम होता है, तो बारानी भूमि में चना काफ़ी होता है। क्लियर है? चलो, तो ये हमारी रबी और खरीफ की मुख्य फसलें हमने देख ली। अब इनके क्षेत्रफल को कैसे बांटा है, तो पहले तो हमको ये देखना है हमारा पूरा क्षेत्रफल जो राजस्थान का है उसका लगभग 61% भाग जो अरावली के उधर है वो मरुस्थलीय क्षेत्रफल है, और 39% भाग को हम उपजाऊ क्षेत्र के रूप में देखते हैं। अब कुल मिलाकर के हमने अपने पूरे क्षेत्र को बांट दिया 10 भागों में, ठीक है, और इनको हमने जो वर्गीकरण दिया है वो 1 से लेकर के 2, 3, 4 और 5, 5 हिस्सों में दिया है। लेकिन हमने इसमें क्या किया, पांचों हिस्सों में अलग अलग कुछ चीज़ें हमने इसमें रखी है, जैसे कि जस्ट अ मिनट, 4 और 5। अब फर्स्ट में हमने 3 कैटेगरी कर दी, ए, बी और सी की। सेकंड में भी हमने 2 कैटेगरी कर दी, ए और बी की। थर्ड में भी हमने ए और बी कर दिया। फोर्थ में भी हमने ए और बी कर दिया। अब नाम आप भूल जाओगे, बार बार हम जब नहीं पढ़ते हैं बहुत दिनों में तो भूल जाते हैं। फिफ्थ में हमने केवल ए रखा है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल मिलाकर पहले में 3 है, बीच वाले सेकंड, 3, 4 में 2 हैं, और 5वें में केवल 1 है। इस तरह से हमने इनका वर्गीकरण किया है। अब वर्गीकरण का आधार हमारा क्या है तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो वर्गीकरण का आधार है पानी की उपलब्धता, ठीक है, उस क्षेत्र में कैसी है, और उसी के आधार पर वहाँ पर फसलें हैं। तो यहाँ से ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा मैप में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हमको चीज़ें हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि जो सबसे मुख्य क्षेत्र है वो, एक तो हमारा एक वर्गीकरण तो हम यहाँ से कर सकते हैं हमारी अरावली पर्वतमाला से, ठीक है। तो जो हमारी अरावली पर्वतमाला है उसके आधार पे पश्चिमी क्षेत्र में 5 क्षेत्र हैं और पूर्वी क्षेत्र में 5 क्षेत्र हैं। ऐसे एक तो आप याद रखिए ताकि आप कंफ्यूज ना होए कभी भी। इसमें से भी 2 क्षेत्र तो अरावली पर्वतमाला के पदीय क्षेत्र में है, जो जिले लगे हुए हैं उनमें, और बाकी हमारे पश्चिमी सीमा वाले पूरे क्षेत्र है। इसमें जोधपुर और बाड़मेर जो कि सबसे ज़्यादा मरुस्थल वाले क्षेत्र हैं उनको 1A में रखा है हमने, और इसीलिए हम इनको क्या नाम दे रहे हैं, पश्चिमी शुष्क मैदान। पश्चिमी शुष्क मैदान कौन सा है, जोधपुर और बाड़मेर का। ये 2 जिले हैं जहाँ पर सिंचाई की अभी तक कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो गडरा रोड तक वैसे तो पानी पहुँचा है, लेकिन उसके आगे बाड़मेर में इतनी सिंचाई है नहीं। तो कृषि के रूप में यहाँ पर जो है कुछ लिमिटेड फसलें ही उत्पादित होती है। जिन क्षेत्रों में थोड़ा सा पानी ठीक ठाक इनमें है वहाँ पर गेहूं जैसी फसलें कर ली जाती है, ठीक है। बाकी बाजरा, मोठ और तिल जैसी बारिश से होने वाली फसलें। अब बाजरे को भी कम पानी की ज़रूरत होती है, तिल को भी कम पानी की ज़रूरत होती है। और जो रबी की फसल है उसमें गेहूं, सरसों, जीरा। तो इसमें से गेहूं तो वहाँ बोते हैं जहाँ पर अच्छा पानी मिल जाता है, बाकी क्षेत्रों में सरसों और जीरा। जीरे को भी बहुत कम पानी, बहुत नॉर्मल बारिश, माइल्ड पानी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो कम पानी वाली फसलें ही यहाँ पर होती हैं। दूसरा जो क्षेत्र हमने इसका लिया है वो सबसे उत्तरी राजस्थान के 2 जिले हैं जिनको हमने नाम दिया है उत्तर पश्चिमी आंशिक सिंचित मैदान। सिंचित मैदान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया भरपूर पानी हमारे पास में आ रहा है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में गेहूं और जौ जैसी फसलें बहुत ज़्यादा बोई जाने लगी है, क्योंकि यहाँ पर अब पानी की उपलब्धता हो चुकी है, इसलिए। फिर आता है आपका पश्चिमी अति शुष्क मैदान, लेकिन आंशिक सिंचित है। तो देखो ये भी शुष्क मैदान है और ये भी शुष्क हैं। चूरू, बीकानेर और जैसलमेर भी शुष्क ही हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे। अच्छा, अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर अब तो जिले भी 19 बढ़ गए हैं, 3 संभाग बढ़ गए हैं। तो देखो हमें उस वर्गीकरण पर अभी नहीं जाना है, ठीक है, जब तक कि हमें ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे आपकी अगली वाली जो इकोनॉमिक रिव्यू आएगा उसमें वो सारा वर्गीकरण आ जाएगा। तो ये तीनों क्षेत्र IC कैटेगरी के अंतर्गत, फर्स्ट C कैटेगरी के अंतर्गत हम रखेंगे। इसको आंशिक सिंचित बोलेंगे, इसको सिंचित बोल दिया, इसको शुष्क बोल दिया, और ये आंशिक सिंचित हो गया। अब बात आती है हमारी दूसरी। तो ये 2 बाकी बचे हुए जो क्षेत्र हैं, तो आप अपना भौगोलिक वितरण को देखिए। जो भौगोलिक विभाजन हम देखते हैं उसमें हम इसको क्या बोलते हैं, अंतः प्रवाह वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर भी हम इसको अंतः प्रवाही मैदान बोल देते हैं। और इन 3 जिलों को हम क्या बोलते हैं, पाली और जालोर वाले क्षेत्र को
और जोधपुर का जो पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है उसको, इनको लूणी नदी का क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लूणी बेसिन का मैदान ही इसको नाम देते हैं। तो नाम चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, जो प्राकृतिक भौगोलिक विभाजन में आप पढ़ते हो वही नाम आपको यहाँ पर देना है। तो झुंझुनू, सीकर और नागौर में तो आपके अंतर प्रवाह क्षेत्र का मैदान हो गया, और दूसरा लूणी नदी का मैदान हो गया। इसके बाद में अब आ जाओ हमारी जो अरावली पर्वतमाला उसके पूर्वी क्षेत्र में। तो थर्ड ए में आपकी राजधानी जयपुर और आसपास के जिले जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा वाला क्षेत्र, इनको हमने क्या नाम दे दिया, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान तो है लेकिन ये भी अर्ध शुष्क हैं, यहाँ पर भी अधिक मात्रा में बारिश नहीं होती है। जबकि जो हमारे पूर्वी सीमा से लगते जितने भी जिले हैं, चाहे वो अलवर हो, भरतपुर हो, धौलपुर हो, करौली हो या सवाई माधोपुर हो, पांचों सीमा से लगते हैं। इन पांचों जिलों को हमने बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में रख दिया। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। तो 4A और 4B में आपके पहाड़ी क्षेत्र जो खास करके मेवाड़ क्षेत्र है उसको सम्मिलित करते हैं, चाहे वो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, ये तो हो गए आपके 4A में। ठीक है, 4A को हमने क्या नाम दिया, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। मतलब दक्षिणी मैदान तो है लेकिन उप आर्द्र है, आर्द्र के समीप है, पूरा आर्द्र नहीं है। लेकिन जो 4th B है उसको हमने नाम दिया आर्द्र दक्षिणी मैदान। क्यों, एक तो यहाँ माही नदी है, दूसरा यहाँ बारिश भी खूब होती है, तो यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तीनों ही माही नदी के जल से सिंचित होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा एक अलग थलग पठारी एरिया जिसको हमने नाम दिया है क्या, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। बारिश यहाँ पर खूब होती है, सिंचाई की सुविधाएं भी खूब है, तो यहाँ पर भी कृषि का काफ़ी कुछ जो है योगदान इस क्षेत्र में है। तो ये हमारे कृषि जलवायु प्रदेश हो गए। यहाँ की जलवायु कैसी है, बारिश की मात्रा क्या है, यहाँ पर पानी की उपलब्धता कैसी है, इन सब के आधार पर हमने इनको 10 भागों में वर्गीकृत कर दिया। कौन कौन सी फसलें हैं उन पर भी आप थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर प्रश्न आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कृषि के बजट की। कृषि के बजट की बात करें तो दोस्तों 2022-23 में जब जनवरी फरवरी में जब हमारा बजट आया था, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू आया 2023 में फरवरी में और ये पिछले बजट को ही सम्मिलित करता है, तो 2022-23 में पहली बार कृषि बजट पेश किया गया था और 2023-24 में दोबारा से दूसरी बार कृषि बजट को पेश किया गया है। इसकी जो थीम रखी गई थी वो थी समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। तो कोई पूछे कि कृषि बजट अलग कब से हुआ है, तो 2022-23 से। ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बार जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 2023-24 का बजट। और 2023-24 का जो बजट है उसमें आपके लिए कुल मिलाकर 12 मिशन जो हैं वो रखे गए हैं और उन पर प्रश्न आने की 100% संभावनाएं अगर पूछ ले आरपीएससी अगर ध्यान दे तो पूछ सकती है, क्योंकि कृषि बजट अलग हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ से प्रश्न आ सकता है। अब ये मिशन याद कैसे करें, ये बड़ा कठिन काम है, बार बार याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो पहले तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी खेती से जुड़ी हुई, अगर वो याद है तो आप 12 मिशन भी याद रख सकते हैं आराम से, बिना किसी दिक्कत के आप 12 मिशनों को याद कर पाएंगे। चलिए मैं आपको याद करा देता हूँ 12 मिशन कौन कौन से हमारे। तो हम पहले यहाँ पर हमारे मिशनों को नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के 12 मिशन हम याद करेंगे। तो पहले तो हमारा जो पहला मिशन है वो है राजस्थान का सूक्ष्म सिंचाई मिशन। क्या बोलेंगे इसको हम, सूक्ष्म सिंचाई मिशन। क्यों, क्योंकि कभी भी फसल बोने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है पानी। तो सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले ज़रूरत है सूक्ष्म सिंचाई की, पानी की। सूक्ष्म सिंचाई में क्या होता है कि जो फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकलर पद्धति, इनका प्रयोग होता है सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए इसके अंतर्गत वही सारी चीज़ें होगी जो सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए होती है, जैसे कि ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम आदि के लिए अनुदान देना। दूसरा जो है, अब आपको पानी से खेत आपने सिंचाई कर दी, लेकिन अब आपको चाहिए कि खेत को हमको उसमें जीवाश्म की मात्रा बढ़े, और जीवाश्म की मात्रा बढ़ेगी जैविक खेती से, क्योंकि जीवाश्म ही आगे जाकर फसल में परिवर्तित होगा। तो राजस्थान की जैविक खेती मिशन, तो जैविक खेती मिशन के अंतर्गत जैविक भूमि को बढ़ावा देना या फिर जैविक उत्पादों के लिए क्लस्टर्स का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें हमको इसमें सम्मिलित करनी है।
तीसरे नंबर पे अब खेती, तो खेती के लिए हमने ज़मीन भी तैयार कर ली, सिंचाई भी कर ली। अब हमको क्या डालना पड़ेगा, बीज। तो बीज के लिए क्या चाहिए हमको, बीज उत्पादन मिशन। ठीक है, क्या, बीज उत्पादन मिशन। तो बीज उत्पादन को बढ़ावा देना, तो बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक तो जो प्रमाणित बीज है उनके उत्पादन के लिए योजनाएं चल रही है, और दूसरा जो मिनी किट दिए जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर काम किया जा रहा है। चलो बीज उत्पादन तो करेंगे, लेकिन ज़्यादा कौन सी फसल बोएंगे, तो भैया ज़्यादा तो हम वही फसल बोएंगे ना जो हमारे इधर हो सकती है, तो मिलेट्स। तो मिलेट्स को हम प्रोत्साहन देंगे, क्योंकि आप देख रहे हो हम मिलेट्स के उत्पादन में सबसे बेहतर हैं। तो हमारा जो चौथा मिशन हो जाएगा वो मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन हो जाएगा। ठीक है, अब मिलेट्स भी हमने बो दिए, लेकिन केवल मिलेट बो करके तो हमारा पेट भरने वाला नहीं है। हमको जो है थोड़ी और भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो हमें इसमें मदद करे। तो उसमें हमें एक तो चाहिए उद्यानिकी की। ठीक है, किसकी, उद्यानिकी मिशन। उद्यानिकी मिशन किस लिए चाहिए, ताकि हमारे यहाँ पर हम फसलों में विशेष प्रकार की फसलों को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, किस लिए चाहिए, विशेष प्रकार की फसलों को बढ़ावा देने के लिए। उद्यानिकी मिशन के बाद में एक हमारा आता है फसल सुरक्षा मिशन। ठीक है, 7वें नंबर पे कौन सा आता है हमारा, फसल की सुरक्षा के लिए जो तारबंदी से जुड़े हुए काम हैं जितने भी, उन सबको हम फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत रखते हैं। अब फसल सुरक्षा दे दी, तो फसल सुरक्षा के बाद में कृषि श्रमिक को जो है संबल भी देना पड़ेगा। तो कृषि श्रमिक को संबल देते हुए उनको 5-5 हज़ार रुपये में कृषि यंत्र, जो हाथ से चलने वाले यंत्र हैं, वो हम दे रहे हैं। ठीक है, अब श्रमिक भी पूरा हो गया, तो श्रमिक के बाद में हमको थोड़ी तकनीक भी लगानी पड़ेगी। तो तकनीक मिशन, ठीक है, कृषि तकनीक मिशन, ये हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो है छोटे छोटे क्लस्टर्स के माध्यम से लोगों को तकनीकी यंत्र हम उपलब्ध करा सकें। ठीक है, ये सब करके हमने फसल का उत्पादन कर लिया। फसल का उत्पादन करने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है उसका प्रसंस्करण करना। तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए या कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण के लिए मिशन, उसमें हमको क्या क्या करना है, तो हमको उसके अंतर्गत जो है फूड पार्क्स की स्थापना करनी है, एग्रो पार्क्स की स्थापना करनी है, ये सारा काम हमको करना है। फिर इसके बाद में हमको चाहिए कि उर्वरकता, जो अब चूंकि हमने पहले तो कोशिश की थी कि यार हम केवल जैविक खेती से ही काम कर लें, लेकिन जैविक खेती से काम नहीं बन रहा, तो हमको और भी जो है यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट या अमोनियम डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी और एसएसपी जैसे उत्पाद चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, राजस्थान राज्य मिनरल उत्पादन निगम लिमिटेड जो है उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स की स्थापना करेंगे। तो उर्वरकता मिशन। ठीक है, और फिर 12वें नंबर पे आता है कृषि कौशल और क्षमता वर्धन के लिए मिशन। कृषि कौशल और क्षमता वर्धन के लिए मिशन। एक मिशन मेरे हिसाब से ये कृषि वानिकी मिशन है। ठीक है, तो वो मुझे एक्चुअल में बिल्कुल क्लियर याद नहीं आ रहा है, तो वो आप एक बार देख लेना, या तो कृषि वानिकी के नाम से है या फिर कुछ और नाम से। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 12 मिशन। अब कृषि कौशल क्षमता मिशन में क्या है, जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई करने वाले लोग हैं उन सब के लिए आप क्या कर रहे हैं, उन सब के लिए आप अनुदान दे रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं 11वीं-12वीं में जो एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारे पशु विज्ञान जोबनेर जो है वहाँ पर पशु विज्ञान के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करना, ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित है। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कृषि के मिशन वही होंगे जो कृषि गतिविधियों से संबद्ध है। ठीक है, तो ये 12 मिशन अगर आपने लिख दिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आपको आराम से 7 से 8 नंबर मिल जाएंगे। हालांकि इस बार की मार्किंग हुई तो भी आप 5 से 6 नंबर जरूर ले लोगे, इतने में आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको कवर करवा दी। कृषि बजट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली जो योजनाएं चल रही है राजस्थान में उन पर बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं चल रही है कृषि को लेकर के। सबसे पहले जो कृषि में योजना है उनमें छोटी छोटी योजनाएं जिनसे 5-5 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल माइंड मैप में अपने नोट्स तैयार कर रखे हैं। जैसा मैंने बताया, इनके नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना सबसे पहले। तो बीज स्वावलंबन योजना का मतलब है कि कम से कम हमारे पास में उच्च गुणवत्ता का बीज रहे। तो किसान को खुद को ही सरकार अनुदान देती है। उसको क्या कहती है कि भैया ये लो, तुमसे हम खरीदेंगे और इसमें तुमको हम ज़्यादा रेट में, तो जैसे मान लो कि बाजार में 6,000 रुपये में मूंगफली मिलता है,
तो अगर आप बीज अनुदान योजना में काम कर रहे हो तो ये 6,000 रुपये क्विंटल की बजाय आपको इसमें सरकार 9,000 रुपये क्विंटल तक देती है अनुदानित दर पर। 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे बीज उत्पादित करने के लिए। लेकिन इसमें बहुत से नियम कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है, तो उत्पादन घटता है और उस उत्पादन को सपोर्ट करने के लिए ही यहाँ पर क्या किया जाता है, इस तरह से अनुदान दिया जाता है। तो कृषकों द्वारा खुद के खेत में ही अच्छे किस्म के बीज को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया। पहले 3 कृषि जलवायु खंडों में शुरू किया था और बाद में इसको पूरे राज्य में लागू कर दिया। इसमें आपके गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली और उड़द, इनकी जो नई पुरानी किस्में जो है 10 वर्ष तक की जो पुरानी किस्में, मतलब अभी 10 सालों के अंदर जो विकसित हुई है, उन किस्मों का बीज उत्पादन करवाया जाता है। तो बीज उत्पादन मिशन हो गया। अब आता है दूसरी महिला प्रशिक्षण योजना। तो महिलाएं जो हैं उनको ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण और उसके साथ साथ 3,000 रुपये सहायता राशि ये देने का काम इसमें किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि तकनीक जो वर्तमान में लागू है उनका प्रसार करना, ये भी इसमें सम्मिलित है। फिर क्या कर रही है सरकार? सरकार कृषि शिक्षा में जो अध्ययनरत छात्राएं हैं उनको मदद कर रही है। कौन देता है ये? कृषि आयुक्तालय। तो कृषि आयुक्तालय के द्वारा युवा कौशल क्षमता वर्धन का जो हमारा 12वां मिशन है उसमें ये दिया जाता है। 11वीं 12वीं की छात्राओं को 5,000 रुपये के रूपए 15,000 रुपये देना शुरू कर दिया नए बजट में। स्नातकोत्तर कृषि में 25,000 रुपये और पीएचडी करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये। तो ये सहायता एक मुश्त इन सबको उपलब्ध कराई जाती है अलग अलग लेवल पर। फिर कृषि श्रमिक की बात करें तो जो हमारा 8वां मिशन था, हमने देखा था कृषि श्रमिक संबल मिशन, उसमें क्या किया है, उसमें 100 करोड़ के बजट के साथ में प्रदेश के 2 लाख जो भूमिहीन कृषि श्रमिक है, जो कि खेती में मजदूर की तरह काम करते हैं, खेती हर मजदूर जो हैं, एग्रीकल्चर लेबरर जो हैं, ठीक है, उनके रूप में इनको 5,000 रुपये प्रति परिवार कृषि यंत्रों के लिए अनुदान दिया जा रहा है। फिर राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन है, तो ये 7वें मिशन के अंतर्गत है। इसमें आवारा पशुओं से बचाने के लिए जो भी फसल है, तो तारबंदी का जो काम है, तो जो आप देखते होंगे ना, पोल गार्ड करके और एक जाली खींच करके और जिसके चारों तरफ तार खींचे जाते हैं, तो लगभग 8 इसमें तार यहाँ पर खींचे जाते हैं इस तरह से क्रॉस में, ठीक है, ताकि जानवर ना घुसे। और 400 मीटर तक इसमें आप जो है लाभ ले सकते हैं। तो एक अनुदान इसमें दिया जाता है 48,000 रुपये तक अगर लघु सीमांत कृषक है तो, और अन्य कृषक है तो 40,000 रुपये तक का अनुदान इसमें मिलता है। बहुत सी अलग अलग योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत ये अनुदान दिया जाता है। फिर नेक्स्ट योजना हम देखें तो वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये अब अकेले में एक प्रश्न पूछने योग्य योजना है, 10 नंबर का प्रश्न पूछ सकती है, लेकिन इसको सिंपल समराइज वे में कैसे याद करें वही मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो आप देख लो इस योजना की विशेषताएं क्या क्या है। तो विशेषताओं की मैं बात करूं तो पहले तो यह है केंद्र प्रवर्तित योजना, मतलब ऐसी योजना जिसमें केंद्र सरकार अपनी तरफ से पैसे की मदद करती है, उनको हम केंद्र प्रवर्तित योजनाएं बोलते हैं। 2 तरह की योजनाएं होती है, हमारी जो बजट के अंदर पैसा जाता है वो 2 तरह की योजना हो जाता है। एक होती है केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो पूरी तरह से केंद्र की वित्त पोषित होती है, ठीक है, और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्रीय प्रायोजित योजना, प्रवर्तित योजना, जिसमें केंद्र सरकार मदद करती है। तो 60:40 वर्तमान में लगभग सभी योजनाओं में यही अनुपात है, केवल और केवल अटल भूजल को छोड़कर, क्योंकि उसमें 50-50% का जो है अनुदान, 50-50% की राशि उसमें रखी गई है। तो प्रमुख गतिविधियां अब क्या करेंगे? खाद्य सुरक्षा करवानी है, तो मतलब कुल मिलाकर के उत्पादन में वृद्धि हो। उत्पादन वृद्धि के लिए जो भी काम कर सकते हो, सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हो, बीज वितरण कर सकते हो, टेक्निक बढ़ा सकते हो, कीट प्रबंधन कर सकते हो, खाद प्रबंधन कर सकते हो, फसल का प्रशिक्षण दे सकते हो, वो सारी गतिविधियां यहाँ पर आ गई। बीज वितरण हो, तकनीक प्रदर्शन, कीट प्रबंधन, ठीक है, और कृषि यंत्र, फव्वारा पंप सेट आदि के लिए अनुदान या फिर प्रशिक्षण, ये सारी गतिविधियां खाद्य सुरक्षा मिशन की गतिविधियों में सम्मिलित है। तो कभी भी जब खाद्य सुरक्षा की बात हो रही तो मतलब फसल का उत्पादन बढ़ाना है। फसल का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? सोच लो, पानी चाहिए तो सिंचाई सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था करो, अच्छा बीज चाहिए तो प्रमाणित बीजों का वितरण करो, अच्छी तकनीक चाहिए तो उन्नत तकनीक का प्रदर्शन करो, फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो कीट प्रबंधन, समन्वित कीट प्रबंधन और खाद प्रबंधन करो। बस अब इसमें क्या किया कि अलग अलग 5 चरणों में इसको शुरू किया गया है। 5 चरणों में अलग अलग फसलें हमने सम्मिलित की है। पहला चरण और दूसरा चरण एक साथ शुरू हुआ था एनएफएसएम गेहूं और दलहन 2007-8 में सबसे पहले। इसमें 14 जिले तो हैं गेहूं में और 33 जिले पूरे के पूरे दलहन में। दलहन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद में इनको लगा कि नहीं, मोटा अनाज भी जो है उसको भी लेना चाहिए, तो तीसरा चरण मोटा अनाज के रूप में 2014-15 में शुरू हुआ। और ये 5 जिलों में मक्का, जो मक्का हमारे कहाँ पर होती है? दक्षिणी राजस्थान में,
बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर में, भीलों के क्षेत्र में। और 7 जिलों में जौ, जिनमें अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर, जहाँ पर गेहूं की खेती ज़्यादा होती है वहीं पर जौ होता है। जबकि चौथा चरण अभी लेटेस्ट शुरू किया गया है, ठीक है, उसका नाम है, शुरुआत 2018-19 में की, और न्यूट्री सीरियल मिशन इसको बोला गया है। इसमें ज्वार और बाजरा 2 मिलेट्स हैं, ठीक है, 2 मिलेट्स हैं, एक है बाजरा जिसको हम श्री अन्न कहते हैं 21 जिलों में, और 10 जिलों में ज्वार। इनके लिए भी बीज वितरण और आदि के काम हम कर रहे हैं। और फिर अंत में हमारा एक आता है वाणिज्यिक फसलों के लिए। तो जितनी भी हमारी वाणिज्यिक फसलें हैं जिनसे हमको आय होती है, आय के लिए, जैसे कपास हो गया, ठीक है, उनके लिए प्रदर्शन। तो 5 तरह के अलग अलग हमारे इसमें क्षेत्र हैं। 5 में से तीसरे क्षेत्र में मोटा अनाज में मक्का और उसके साथ में जौ है, जबकि चौथे न्यूट्री सीरियल में ज्वार और बाजरा है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं और 2 मिशन। तो देखो, एक तो हो गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, 2 मिशन और हमारे पास में। एक है कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, और दूसरा मिशन आएगा हमारा टिकाऊ खेती मिशन। तो इन दोनों को भी हम देख लेते हैं। पहले कृषि विस्तार तकनीकी मिशन, तो नाम से ही पता चल रहा है ना क्या करेंगे इसमें, कृषि का विस्तार करेंगे और उसको तकनीक के माध्यम से सशक्त करेंगे। वही पैटर्न 60:40। अब विस्तार और तकनीकी मिशन में तो आप क्या करोगे, टेक्निकल जानकारियाँ दोगे। तो किसानों को जो भी हम तकनीकी विकास कर पा रहे हैं, जैसे ड्रोन का प्रयोग अगर हम कर पा रहे हैं, जैसे कि नैनो यूरिया का प्रयोग हम कर पा रहे हैं, ड्रिलर्स का उपयोग कर रहे हैं, टिलर का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, या कंप्रेसर्स का नए का उपयोग कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का जिनका भी हम प्रयोग कर रहे हैं, थ्रेसर्स का उपयोग कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी किसानों को देना। अब इसमें भी 4 उप मिशन हैं। अब चारों उप मिशन की अगर हम बात करें तो इनके नाम में ही निकल जाएंगे 2 तो। एक तो है कृषि विस्तार, तो एक उप मिशन तो हो गया कृषि विस्तार, दूसरा उप मिशन हो गया कृषि तकनीकीकरण या यंत्रीकरण, तकनीकी और कृषि विस्तार से निकल गया। तीसरा है बीज रोपण सामग्री, और चौथा है ई गवर्नेंस, तो ये भी टेक्निक से ही जुड़ा हुआ है, ई गवर्नेंस में भी टेक्निक ही आती है। तो ये 4 उप मिशन हमारे इस राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के हैं। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये नाम याद होने चाहिए। तो आपको इनका पूरा नाम लिखना है, राष्ट्रीय कृषि विस्तार मिशन, राष्ट्रीय बीज एवं रोपण सामग्री मिशन, राष्ट्रीय कृषि यंत्रीकरण मिशन, इस तरह से। ये तो हो गई किसानों के लिए खेती को बढ़ावा देना और टेक्निक को बढ़ाने का। अब आता है कि टिकाऊ खेती कैसे करें। टिकाऊ खेती का मतलब हो गया खेती को दीर्घकालीन बनाना, मतलब थोड़े छोटे समय के लिए नहीं, लंबे समय तक वो चले। तो हमने क्या किया, पुनर्गठित करके एक नया कार्यक्रम बनाया है, 60:40 का वित्त पोषण है केंद्र राज्य का, जो हमेशा होता है। इसमें भी 4 उप मिशन है, पर इनके नाम कैसे याद करें। तो भैया आप टिकाऊ खेती बनाना चाहते हो, तो टिकाऊ खेती के लिए आपको सबसे पहले चाहिए अच्छी मिट्टी, तो उसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड। फिर चाहिए पारंपरिक खेती का तरीका, तो परंपरागत कृषि विकास। फिर चाहिए कृषि वानिकी, ताकि हमारी उपज और बढ़े। कृषि वानिकी का मतलब होता है खेत जो है ना, उसमें फसल तो ले ही रहे हैं, साथ ही उसकी मेड़ पर हमने क्या किए, बहुत सारे पेड़ लगा दिए, ठीक है, तो अतिरिक्त आय का स्रोत हमने वहाँ पर कर लिया। तो इस तरह से कृषि वानिकी पर उपमिशन, तो वृक्षारोपण को बढ़ावा देते हुए दोहरा लाभ कमाना, ठीक है, मेड़बंदी भी हो जाएगी और आपको अतिरिक्त उपज भी हो जाएगी। और चौथा है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, मतलब ये नहीं कि अंधाधुंध कहीं भी कुछ भी डेवलप कर रहे, नहीं, जिस क्षेत्र में जो चीज़ अनुकूल है, जैसे मान लो कहीं पर पशुपालन अनुकूल है, कहीं पर उद्यानिकी है, कहीं पर कृषि वानिकी है, तो उनको उस क्षेत्र में बढ़ावा देना, ठीक है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में तो आप सभी जानते हो, हमारे यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना चल रही है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड उसमें जारी किए जा रहे हैं, और सूक्ष्म पोषक तत्वों का कैसे प्रबंधन किया जाना है, वो सारी जानकारी इसमें दी जा रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना में हम क्या कर रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। टिकाऊ खेती तभी होगी जब वो जैविक होगी। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए क्लस्टर बेस्ड, मतलब कोई एक किसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र, जैसे 50 बीघा भूमि का जो क्षेत्र है, उसमें सभी किसानों को एक साथ जोड़ करके और वहाँ पर आपको जैविक प्रमाणन दे दिया। 3 साल तक आपका नज़र रखी गई, आप पर निगरानी, आपने कोई उर्वरक प्रयोग नहीं किए, तो आपको क्या करेंगे, जैविक उर्वरकों का प्रमाणन दे देंगे, पीजीएस प्रमाणन जिसको बोलते हैं। उससे क्या होगा, उससे आपको बाजार में उच्च दाम अपनी फसलों के मिल पाएंगे। तो ये परंपरागत कृषि विकास योजना हो गई। तो 4 उपमिशन हो गए हमारे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहला, परंपरागत कृषि विकास योजना, फिर कृषि वानिकी पर मिशन, और चौथा वर्षा के आधार पर क्षेत्र का विकास। तभी तो टिकाऊ खेती बनेगी। ये खेती को टिकाऊ करने के लिए हमको कुछ ऐसी चीजें करनी होगी जो सस्टेनेबल हो। क्लियर। तो 3 मिशन हमने देख लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसमें 5 हमने अलग अलग क्षेत्रों में देखा।
फिर हमने देखा कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, जिसके अंतर्गत हमने कृषि विस्तार देखा, कृषि यंत्रीकरण देखा, बीज एवं पौधरोपण सामग्री देखी और ई गवर्नेंस देखा। और यहाँ पर भी हमने राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन देखा, जिसमें ये 4 हमारे सामने उप मिशन है। ये तो हो गए मिशन। अब आते हैं हम योजनाओं पर। अभी तक हमने मिशन देखे, अब हम योजनाएं देखेंगे राष्ट्रीय स्तर की। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपके एग्रीकल्चर भी कवर हो रहा है, ये इंडियन इकोनॉमी भी साथ के साथ कवर हो रही है, क्योंकि पिछली बार जैसे एमएसएमई पर क्वेश्चन पूछा तो वो राजस्थान इकोनॉमी में ही था, लेकिन इंडियन इकोनॉमी का प्रश्न था तो कवर हो गया। डायरेक्टली राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं भी इसमें सम्मिलित होती हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। परंपरागत कृषि विकास योजना हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, कीटनाशकों का कम प्रयोग कर रहे हैं और क्लस्टर बेस्ड पीजी प्रमाणन हम करवा रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक वृहद योजना है, छोटी मोटी योजना नहीं है। आगे आपको देखने को मिलेगा उद्यानिकी क्षेत्र में भी ये चल रही है, ठीक है, पशुपालन के क्षेत्र में भी इससे पैसा जा रहा है, हर जगह पैसा जाएगा कृषि विकास योजना से। 2007-8 में इसको शुरू किया था और कृषि के साथ साथ इसके बाकी जो क्षेत्र हैं, चाहे वो उद्यानिकी हो, चाहे वो आपका बागवानी क्षेत्र हो, मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, सब में ये पैसा देता है। तो कृषि से लेकर पशुपालन, मत्स्य, मुर्गी, बागवानी, डेयरी, सबको, ठीक है। केंद्र और राज्य दोनों 60:40 में इसको चला रहे हैं, ठीक है। और पहले कोई एकीकृत जिला कृषि योजना चलती थी, उसकी जगह पर इसको चलाया है। तो ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो गई। परंपरागत कृषि विकास योजना हमने पढ़ ली, टिकाऊ खेती मिशन में एक उप योजना है ये, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। फिर आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 2016 में कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, 60:40 पैसा। और सिंचाई की बात जब भी आती है तो आप उद्यानिकी विभाग को नोडल बना ही दो, क्योंकि उद्यानिकी विभाग का ही काम है हॉर्टिकल्चर का काम देखना, और यही फिर पंप और स्प्रिंकलर और पाइपलाइनें डालने और गड्ढे खोदने, इन सब के लिए पैसा देता है। तो उद्यानिकी विभाग के द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। 2015 में शुरू हुई थी, केंद्र प्रायोजित है। क्यों? क्योंकि 60-40 का अनुपात है। इसमें बहुत सी गतिविधियां हैं, जिसमें फार्म पॉन्ड से लेकर के और स्प्रिंकलर और ये सारी सब चीज़ें दी जाती है। टैगलाइन क्या है इसकी? प्रति बूंद अधिक फसल। और 2 घटक इसमें हम ले रहे हैं, पहला है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और दूसरा हर खेत को पानी। खेत का पानी खेत में, मेड़ का पानी मेड़ में, इस तरह की इसकी जो है कहावत इसके अंतर्गत बोली जाती है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी, पहले की पूर्ववर्ती फसल बीमा योजना जो चल रही थी, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, उसके स्थान पर, ठीक है, संशोधित योजना थी वो। अब इसमें क्या क्या है? तो इसमें आपके हर प्रकार की फसलें हैं, रबी फसलें भी हैं, खरीफ फसलें भी हैं, वाणिज्यिक फसलें भी हैं, ठीक है। तो खाद्यान्न अनाज, मोटा अनाज, दालें, तिलहन और वाणिज्यिक सारी फसलों को इसमें हमने सम्मिलित किया है। इसमें प्रीमियम की बात करें तो रबी में सबसे कम प्रीमियम है, क्योंकि खराबा भी कम होता है, 1.5%, खरीफ में 2% और वाणिज्यिक में 5%। ये वो प्रीमियम है जो किसान से लिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रीमियम का 25% तो सिंचित क्षेत्रों में 25% और 30% असिंचित क्षेत्र में अनुदान देती है कौन? केंद्र सरकार। इसके अलावा इतना ही अनुदान राज्य सरकार देती है और बचा हुआ जो है वो किसान के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है? बियर किया जाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यहाँ पर चलाई जा रही है ताकि किसानों को मुआवजा दिया जा सके। फसल कटाई से 15 दिन पश्चात तक, ठीक है, फसल बोने से लेकर कटाई से 15 दिन बाद तक की अवस्था में, खेत में जब फसल पड़ी है तो ओलावृष्टि और बाकी चीज़ों का नुकसान हो जाए तो एप्लीकेशन बेस्ड ये पूरा का पूरा सिस्टम है। और जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थी हैं केसीसी के, उनके लिए इसे अनिवार्य किया गया है। जिस भूमि पर रहन रखा गया है ना, गिरवी रखा गया है, उस भूमि का तो ये अनिवार्य किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो मैंने इसमें बहुत सी चीज़ें दी है कि केवल 2, 1.5 और 5% बीमा, पूरी बीमित राशि का दावा बिना किसी कटौती के, प्रौद्योगिकी पर जोर, स्मार्टफोन का, रिमोट सेंसिंग का, जीपीएस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, अभी तक किया नहीं जा रहा, और इसको राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह पर लागू किया गया है। ये हो गया कृषि का विकास। अब बारी आती है उद्यानिकी विकास के लिए, मतलब हॉर्टिकल्चर को कैसे बढ़ाए हम, बागवानी जो हमारे खेतों में हम फसलें, क्योंकि बागवानी फसलों के दाम अच्छे मिलते हैं, किसानों को सुरक्षा भी रहती है, नुकसान भी कम होता है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन एक चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत आपके उद्यानिकी फसलें, जिसमें फल, सब्जी,
मसाले, फूल वाली फसलें, औषधियाँ और सुगंधित पौधे, ठीक है, लेवेंडर्स हो गए और जैस्मिन हो गया, इसी तरह आपके गेंदा हो गया, इन सब की खेती हम करते हैं। औषधि में गुग्गल हो गया और गिलोय हो गया, इनकी खेती हो गई। और फूल वाली फसलों में जितने भी फूल हमारे हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर उत्पादित करने की कोशिश करते हैं। फल सब्जियाँ तो है ही। ये भी केंद्र प्रायोजित है, 60-40 में 2005-06 में शुरू हुआ था, 24 जिलों में लागू है। क्या क्या होता है इसके अंतर्गत? तो पहला तो जितनी भी उद्यानिकी की फसलें हैं उनके लिए अनुदान देते हैं पर पौधे के हिसाब से। पुराने बगीचों को और बढ़िया करते हैं, मिट्टी डाल करके, नए पौधे लगा करके। संरक्षित खेती, खास करके जो शेड नेट और ये ग्रीन नेट आपने देखे होंगे, मल्चिंग की प्रक्रिया जिसमें मिट्टी पर पॉलीथीन बिछा करके और फिर खेती की जाती है छिद्र छिद्र करके। मधुमक्खी पालन को बढ़ाना, रेशम कीट पालन को बढ़ाना, पौधशालाएं या नर्सरी जो होती हैं उनको विकसित करने के लिए अनुदान देना ताकि किसानों को पौधे हमेशा उपलब्ध हो सकें। फसल के बाद का प्रबंधन जिसमें स्टोरेज और परिवहन दोनों सम्मिलित है। और कौशल विकास, क्योंकि वाणिज्यिक बागवानी फसलें क्या है कि तुरंत नष्ट हो जाती है, तो इसलिए उनके लिए आवश्यक है। जैसे प्याज भंडारण के लिए अनुदान दिया जाता है राजस्थान में, तो प्याज भंडारण के लिए अनुदान वो इसी योजना के अंतर्गत दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कृषि सिंचाई मिशन। तो कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ही आप जो जितना भी आपके पंप हैं या फर्टिगेशन या ऑटोमेशन तकनीकें हैं, ऑटोमेटिकली जिनमें पानी का ड्रॉप सिस्टम से जो सिंचाई होती है, उन सबको ये फंडिंग करता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। पहले हम इस पर पढ़ चुके हैं। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी बागवानी में मदद करी। मैंने कहा था ना कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक एकीकृत योजना है जिसमें डेयरी हो, पशुपालन हो, बागवानी हो, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसमें क्या क्या दे रहा है? एक तो खजूर की खेती को बढ़ावा, ठीक है, तो सगरा भोज का जैसलमेर और बाकी क्षेत्रों में, बीकानेर के क्षेत्रों में खास करके अभी ये बहुत चल रहा है। नर्सरियाँ विकसित की जा रही है, ठीक है, जो वंचित जिले हैं उनमें उद्यानिकी विकास के कार्यक्रम। कुछ वेजिटेबल क्लस्टर्स हमारे यहाँ पर बनाए जा रहे हैं शहरी क्षेत्रों में। अब कुछ उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित हुए हैं कृषि विकास योजना के तहत, जैसे कि झालावाड़ में संतरे के लिए, खेमरी धौलपुर में आम के लिए, देवड़ावास टोंक में अमरूद के लिए, बूंदी में सब्जी, चित्तौड़गढ़ में सीताफूल और सवाई माधोपुर में फूल। अभी दो और इस बार घोषित हुए हैं, जैसे कि सिरोही जो है वहाँ पर अंजीर के लिए इस बार के बजट में घोषणा हुई है ना, और सवाई माधोपुर जो है वहाँ पर अमरूद के लिए। सवाई माधोपुर के अमरूद बड़े प्रसिद्ध हैं, अभी कभी आप रणथंभौर जाओ तो आपको वहाँ पर काफ़ी मिलेंगे, ठीक है। तो सवाई माधोपुर में अमरूद, ये दोनों याद रखना है आपको। तो ये RKVY के अंतर्गत ही स्थापित हुए हैं, जबकि 3 ऐसे हैं जो NHM के अंतर्गत पहले स्थापित हो गए थे 2012-13 में, जैसे कि अनार बस्सी जयपुर में, सिट्रस नानता कोटा में, और सगरा भोज का खजूर जैसलमेर में। तो ये NHM के अंतर्गत हुए थे और ये अभी हुए। तो ये हमारा कुल एक परिदृश्य हो गया भाई भैया, हमारे यहाँ पर हम बागवानी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं। अब बारी आती है एनर्जी सुरक्षा की। तो एनर्जी सुरक्षा की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, बहुत नाम आप सुन रहे हो, PM कुसुम योजना। इस पर हर बार प्रश्न कई बार पूछ लिए गए हैं पहले भी, तो अब भी उम्मीद है कि प्रश्न पूछ लिया जाए। तो PM कुसुम योजना सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दे करके कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना, प्रदूषण से मुक्त करना है, क्योंकि बड़ी मात्रा में डीजल का उपयोग इस क्षेत्र में किया जाता है। तो PM कुसुम योजना में अब देखो एक लक्ष्य रखा गया 2022 तक का, जब इसको शुरू किया गया 2019-20 में, ठीक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो केंद्र सरकार का, वहाँ से शुरू हुआ। MNRE जो है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उसके द्वारा इन्होंने बोला कि 2022 तक हम लगभग 31 मेगावाट के करीब क्षमता डेवलप करेंगे, लेकिन नहीं हो पाई अभी, पूरी टारगेट पूरा नहीं हो पाया। तो अब इसको बढ़ा करके कब तक कर दिया? 2026 तक। कब किया था? फरवरी 2023 में, ठीक है। अब 3 घटक हैं। अब 3 घटक क्यों हैं? देखो इसको समझो आप, 3 घटक क्यों हैं। देखो आप ये मान लीजिए कुआं है, ठीक है, और ये खेती यहाँ पर किसान करता है, यहाँ पर उसने एक पंप रखा हुआ है और यहाँ से वो क्या कर रहा है? पिलाई कर रहा है अपनी। तो 3 स्थिति बन सकती है उसके पास में। पहली स्थिति कि उसके पास कुआं ही नहीं है, उसके पास खाली ज़मीन है और वो भी बंजर है। कैसी ज़मीन है? बंजर। तो बंजर भूमि पे आप क्या कर सकते हो? उसको बोल सकते हो कि भाई तू एक काम कर, इस बंजर भूमि पे एक सोलर प्लांट लगा ले, ठीक है, और यहाँ से तू क्या कर, बिजली हमारे ग्रिड में भेज, उसके बदले हम तेरे को ₹2.45 या ₹2.70 जो भी है
उसके हिसाब से भुगतान करेंगे। तो घटक ए में 2 मेगावाट तक की क्षमता के संयंत्र स्थापित करने की बात हुई है खेतों में, बंजर भूमि पर, लंबे समय के लिए। घटक बी बोलता है कि ठीक है भैया, तेरा तो हो गया, अब मेरे पास आ जा। मेरे पास डीजल का इंजन है, लेकिन मेरे को डीजल बहुत महंगा पड़ रहा है, 100 रुपये लीटर पड़ता है, 1 घंटे में 1 लीटर जाता है, तो मेरे को 6 लीटर मतलब 600 रुपये रोज का खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन अगर बिजली होती तो 600 रुपये में महीने भर काम चलता। तो बोला ठीक है, बिजली नहीं है तो कोई बात नहीं है, तू एक काम कर, यहाँ पर सोलर प्लेट लगवा ले तेरे यहाँ पर, ठीक है, उसके लिए हम अनुदान देंगे। तो 2,20,00,000 के करीब स्टैंड अलोन जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की बात इसमें की गई है। फिर तीसरे ऐसे थे जिनके घर पे बिजली तो लगी हुई थी लेकिन बिल आता था लाइट का। तो बोला कि यार तुम भी लाइट का बिल खर्च कर रहे हो, तो इससे बढ़िया तुम भी अपने कुएं पर सोलर लगवा लो और इसको इससे जोड़ दो, ताकि तुम तो बिजली जहाँ से ले रहे हो वहाँ से लिए जाओ, लेकिन जो तुम सोलर एनर्जी उत्पादित करो वो इस पोल के माध्यम से सीधा कहाँ चल जाए, मेन सर्वर में चला जाए, मेन जो हमारा बिजली का स्टोरेज है वहाँ चला जाए, और इस तरह से तुमको तुम्हारी उत्पादित बिजली का भी पैसा मिल जाए, दोहरा लाभ तुमको हो जाए। तो 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन करने की बात इसमें की गई। अब घटक बी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसमें वित्त पोषण 30% केंद्र और 30% राज्य के द्वारा। पात्रता डीजल पंप सेट पर निर्भर, सभी किसान इसमें पात्र हैं, ठीक है। और ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में 7.5 HP तक के आप सौर ग्रिड पंप यहाँ पर लगवा सकते हैं। ये सारा इस योजना के अंतर्गत किया गया प्रावधान है, ठीक है। चलिए तो अब ये तो हो गई कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी हम कर सकते हैं प्रयास, वो सारा। काफ़ी लंबी थोड़ी सी क्लास ये होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखो इतना बड़ा टॉपिक है आपका, पूरा एक 10 नंबर का क्वेश्चन कवर करने वाला टॉपिक है, तो 10 नंबर के लिए आपको 2-3 घंटे तो देने ही पड़ सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इसे हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कृषि विपणन। कृषि विपणन का तात्पर्य है कि उत्पाद को बाजार में अच्छे दाम पर बेचना, उत्पाद को बेचना विपणन कहलाता है, व्यापार करना उसका, ठीक है। एक ग्राहक के द्वारा दूसरे को चीज़ों को देना नगद मूल्य के बदले में। तो हमारे पास में है कृषि विपणन निदेशालय। 2 काम करता है। पहला तो अच्छी विपणन की सुविधा देता है, मतलब जब आप किसान फसल को लेकर बाजार में जाए तो जाते ही उसको क्या मिले, ढंग की फैसिलिटी मिले। और दूसरा मंडियों के अंतर्गत जो नियमन और प्रबंधन है उसको देखना। तो मंडियों को इसके अधीन रखा जाता है इसी के लिए। और इसीलिए इस बार RS एग्जाम में एग्रीकल्चर मार्केटिंग अधिकारी, कृषि विपणन अधिकारी का पद काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। और इसके लिए काफ़ी बच्चों ने क्वेरीज भी की कि सर कैसा पद है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, ठीक है, ये एक पद नया इस बार की RS परीक्षा में जुड़ा था 2021 में। तो कई बच्चों को इस बार ये पद प्राप्त करने का मौका भी यहाँ पर मिलेगा, इसलिए आपको पढ़ना पड़ता है। चलो तो कृषि विपणन निदेशालय की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी योजनाएं चला रहा है। तो सबसे पहले तो कृषि विपणन निदेशालय ज़्यादातर मंडियों से जुड़े काम करता है। अब आप जानते हो केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है, ई-नाम योजना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, ये आपके चल रहे हैं। और राजस्थान की 1000 से ज़्यादा मंडियाँ जुड़ चुकी हैं पूरे देश भर में। दूसरे स्थान पर राजस्थान है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु की मंडियाँ हैं और सेकंड नंबर पे राजस्थान। पहले राजस्थान की पहले नंबर पे थी, अब दूसरे नंबर पे है। इसका लाभ क्या हो रहा है, इससे व्यापारी और किसानों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर बिचौलियों से बच करके और डायरेक्टली आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अपनी वस्तुओं का। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना एक योजना चलाई जा रही है, ठीक है। तो किसान और खेती से जुड़े जितना भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, लाइसेंसधारी हो, पल्लेदार हो, खेती करते टाइम, खेती किसानी का काम करते टाइम किसी भी तरह की दुर्घटना की वजह से यदि कुछ इनके साथ नुकसान होता है तो ऐसी परिस्थिति में 5,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की सहायता इस योजना में दी जाती है। 2009 में शुरू हुई थी पहली योजना, तो कृषि विपणन निदेशालय की ये है, इसकी फंडिंग ये करता है। दूसरा किसान कलेवा योजना, तो जो किसान बेचारे बाहर से आते हैं मंडियों में और जो वहाँ पर काम करने वाले पट्टेदार हैं, लाइसेंसधारी हमाल लोग जो वजन उठाते हैं, उनके लिए 40 रुपये में चपाती, दाल, गुड़, सब्जी और छाछ की व्यवस्था, इसमें से 35 रुपये मंडी समिति देती है और 5 रुपये लाभार्थी, मतलब 5 रुपये का टोकन कटा करके और आप चपाती, दाल, गुड़, सब्जी और छाछ का उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी मंडियों में,
जो हमारी विशिष्ट श्रेणी की मंडियां हैं, ए श्रेणी की और ब श्रेणी की जो मंडियां हैं, उन्हीं में केवल ये लाभ है। एक और योजना है कृषक उपहार योजना। तो जो भी ई नाम पोर्टल पर विक्रय करते हैं उनके लिए ये योजना थी 31 दिसंबर 2022 तक। इसमें 10,000 रुपये का विक्रय करोगे तो एक कूपन या पर्ची मिलेगी और जो भी लॉटरी से जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। ये कृषक उपहार योजना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई नाम योजना का लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए अब आता है हमारा महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। तो श्रमिकों के कल्याण के लिए 2015 में 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सी मदद दी जा रही है। चिकित्सा सहायता के रूप में 20,000 तक की अधिकतम राशि गंभीर बीमारियों के मामले में, या फिर अगर मान लीजिए कि कोई भी अनुज्ञप्तिधारी मतलब लाइसेंस होल्डर जितने भी जो श्रमिक हैं जो काम करते हैं मंडियों में, उनको यहाँ पर मदद कर रहे हैं। कोई महिला श्रमिक है तो उसकी बेटियों के 2 बेटियों के विवाह के लिए 50,000 रुपये की, और खुद भी अगर वो विवाह करना चाहती है तो उसके विवाह के लिए उसको 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके बाद में छात्रवृत्ति, तो बच्चों को जो भी 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। प्रसूति सहायता योजना, ठीक है, तो प्रसूति सहायता योजना बच्चा होने पर पितृत्व अवकाश 15 दिन का, तो उस समय उनको मजदूरी दर से जो है पारिश्रमिक का भुगतान, और महिला को 45 दिवस की मजदूरी का भुगतान इसमें किया जाता है। इस तरह से हर क्षेत्र में, चाहे वो प्रसूति सहायता हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, आपका छात्रों को प्रोत्साहन देना हो या विवाह हो, इनके लिए इस योजना में लाभ होता है। फिर आती है हमारा कृषक कल्याण कोष। दोस्तों इस कोष की घोषणा पिछले वित्त वर्ष में 2022-23 में की गई थी और अब इसकी राशि को बढ़ा करके 2,000 करोड़ कर दिया गया है। तो पहले 1,000 थी, अब अतिरिक्त 1,000 करोड़ और हो गई है। 16 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार के जब 3 वर्ष पूरे हुए थे उस वर्ष इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना में से पैसा कहाँ कहाँ दिया जाता है, तो कृषक कल्याण कोष, दरअसल क्या हुआ कि कुछ योजनाओं का जो पैसा है उसको एक जगह करके ये कोष बनाया गया, जैसे कि कृषि प्रसंस्करण योजना 2019, आगे हम बढ़ेंगे, उसका संचालन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो राज्य का प्रीमियम है, राज्य सरकार को जो 30% बीमा देना पड़ता है, उसका संचालन, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का भुगतान जितना भी है, ठीक है, वो भी इसके अंतर्गत ही होता है, जो 2 लाख रुपए तक की या जो भी मृत्यु पर होती है। फूड पार्कों के लिए जो भुगतान है वो भी यहीं से होता है, और उचित दाम दिलाने के लिए जो भी प्रसंस्करण के कार्य किए जाते हैं वो भी इसी में से होते हैं। ये कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत, तो कोष क्या है ये समझ लीजिए, 2,000 करोड़ का है, 2019 में शुरू हुआ था, और कौन कौन सी योजना इस पर निर्भर करती है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। आधा काम तो इसके नाम से ही पता चल जाता है इसमें क्या होगा, ठीक है। तो भैया इसका पहला काम तो होगा कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, और इसके माध्यम से जो हानियां होती है उनको कम करना कटाई के बाद में ठीक है। दूसरा काम इसका क्या होगा, मूल्य संवर्धन श्रृंखला में कृषकों की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। तीसरा कौशल प्रदान करना, रोजगार प्रदान करना। चौथा कृषक और जो उनके फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आपस में लाना और उनको इस योजना से लाभान्वित करना, उनकी स्थापना करवाना, मतलब एक तरह से कहते हैं असंगठित क्षेत्र को संगठित करना। और पांचवा कृषि निर्यात सबसे दिखता है कि भैया विशिष्ट मूल्य वाली जो फसलें हैं उनको निर्यात को बढ़ावा देना। ये सारे काम कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, निर्यात प्रोत्साहन नीति से होंगे। क्या सुविधाएं दी जाती है वो पढ़ लीजिए। कुछ अनुदान दिए जाते हैं। पहले तो कौन पात्र हैं, तो भैया अनुदान के लिए पूंजी अनुदान, किसी भी व्यवसाय को जो कृषि प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है उसको विस्थापित अगर आप करना चाहते हो तो आपको अनुदान दिया जाएगा। कितना, तो देखो अगर कोई भी किसान या संगठन है तो उसको 50% लागत का या फिर 1 करोड़ रुपए, जबकि जो उद्यमी है उसको 25% या फिर 50 लाख रुपए अधिकतम, ये अनुदान इसमें दिया जाता है। अगर आप कोई केंद्र सरकार की योजना है उसका लाभ ले रहे हो तो उसमें 10% का अनुदान मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई लोन ले रहे हो तो 5% की ब्याज की सब्सिडी मिल जाएगी। अगर आप बाहर सामान बेचने जा रहे हो तो बाहर जाने पर आपको परिवहन के लिए अनुदान मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चीज़ें बेच रहे हो विदेश में तो कच्चा माल बेच रहे हो तो 10 लाख रुपए तक का, और अगर प्रोसेस्ड फूड बेच रहे हो तो 3 वर्ष के लिए 15 लाख रुपए तक का अतिरिक्त अनुदान इसमें आपको मिलेगा।
इसके अलावा कोई भी जो कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आप प्रोसेसिंग का लगाओगे, जैसे मान लो आप एक तेल की घानी लगा रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए बिजली चाहिए। तो यहाँ पर 5 वर्ष के लिए अनुदानित दर 1 रुपये प्रति यूनिट की छूट पर बिजली और सौर ऊर्जा संयंत्र पर 30% अनुदान इसमें उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बिजली पर भी अनुदान है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति में सम्मिलित है, ठीक है। ऐसी ही प्रसंस्करण से जुड़ी हुई एक योजना केंद्र की भी है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग योजना। तो कृषि विपणन बोर्ड को ही इसमें नोडल बनाया गया है। 60-40 का अनुपात है और खाद्य प्रसंस्करण केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। खत्म कब हो गई? 2024-25 तक। योजना का उद्देश्य क्या है? हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित मतलब जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है या जिसको अपने फूड प्रोसेस्ड वैल्यूज पर जो है ज़्यादा दाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनको औपचारिक रूप से मदद करके और हमारे इस पूरे के पूरे जो कृषि तंत्र है उसके मुख्य धारा में लाना, ताकि कैसे भी करके उनको लाभ मिल सके। तो ज़्यादातर हमारे जितने भी इनको ऋण देना, एफपीओज, प्रसंस्करण उद्यमियों आदि को ब्रांडिंग करना और विपणन को मजबूत करना, ठीक है। फिर 2 लाख उद्यमों को औपचारिक ढांचे में लाना, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन, उनको नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर और सब प्रदान करना और उनको लाभ भी देना। इसके अलावा प्रशिक्षण को मजबूत बनाना और आम प्रसंस्करण सुविधा जैसे प्रयोगशालाएं हो गई, भंडारण हो गई, पैकेजिंग हो गई, विपणन हो गई, इन तक पहुंच बढ़ाना। तो ये सारे इसके अंतर्गत बजटिंग के, फंडिंग करने के अलग अलग क्षेत्र हैं। तो अगर मान लो कोई बंदा इस योजना का लाभ ले लेता है तो उसको फिर इस योजना में केवल 10% का ही लाभ मिलेगा, पीछे वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कृषि का इतना हमने पढ़ लिया, तो अब ये भी देख लेते हैं कि भैया कृषि के लिए हमें जल संसाधनों की क्या आवश्यकता है। तो एक बार आप फट से देखें। दो टॉपिक हमारे हो गए। पहला तो हो गया कृषि उत्पादन उत्पादकता, दूसरा टॉपिक हो गया हमारा कृषि विपणन। अब तीसरे टॉपिक पर आ गए हम, जल संसाधन और सिंचाई। तो जल संसाधन सिंचाई की बात करें तो इसका काम किसका है? जल संसाधन विभाग का। जल संसाधन विभाग क्या करता है? बांधों के माध्यम से और नहरों के माध्यम से हमको जल उपलब्ध करवाता है कृषि के लिए। अब तक 39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं हमारे यहाँ पर है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? 202 लाख हेक्टेयर। मैंने बताया था ना, सिंचित नहीं, कुल कृषि क्षेत्र जो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको कि 52% के करीब है। तो 202 लाख हेक्टेयर के करीब हमारे क्षेत्र में से लगभग 39 लाख, मतलब 20% क्षेत्र ही ऐसा है जो सिंचाई से सुविधाएं प्राप्त करता है, ठीक है। खास करके नहरी सिंचाई और बांधों से होने वाली सिंचाई। और लगातार 710 हेक्टेयर क्षेत्र में 2022 तक सुविधाओं का सर्जन भी किया है वित्तीय वर्ष 2022-23 में। अब अगर हम बात करें अभी आज की तारीख में जो हमारी योजनाएं चल रही थी 2022-23 में, जब बजट हमारा आया था 23 में, उससे पहले तो वो योजनाएं थी 8 तो वृहद परियोजनाएं हैं बड़े स्तर की, 5 मध्यम और 41 लघु। 8 वृहद कौन सी है उनको तो हम डिटेल से देख लेते हैं और बाकी 5 को छोटे नाम से उनके नाम देख लेंगे और 41 लघु परियोजनाओं का केवल आंकड़ा याद रखना ही ठीक है। तो पहले पड़ी हुई है आपकी सबकी ये सारी योजनाएं, जैसे कि राजस्थान के मरु क्षेत्र में जल पुनर्गठन परियोजना। तो हमारी जो इंदिरा गांधी फीडर है, ठीक है, आईजीएफ जिसको हम बोलते हैं, इंदिरा गांधी नहर का जो कैनाल फीडर है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसकी वितरिकाओं को मजबूत करने का काम इसमें कर रहे हैं। तो जीर्णोद्धार का काम इसमें होगा। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया है और ये आप आगे भी पढ़ेंगे जब हम आगे बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं के अंतर्गत भी आएगा। तो उद्देश्य इंदिरा गांधी फीडर जीर्णोद्धार का कार्य करना। लाभ क्या होंगे? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये वो जिले हैं जिनमें पानी जाता है। तो याद कर लो ये भी। कोई पूछे कि कितने जिले सिंचित हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिलों में जा रहा है। अब तो और भी संख्या बढ़ जाएगी जब नए आंकड़े आएंगे, तब तक अभी के लिए यही ठीक है।
दूसरी योजना है जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। तो जल क्षेत्र आजीविका सुधार मतलब जल क्षेत्र कोई हमारे जो कुछ ऐसे विशेष जिले हैं जिनके अंतर्गत हमको क्या करना है, जल सुविधाएं या सिंचाई सुविधाओं को पुनर्वास करना और उनका जीर्णोद्धार करना। तो सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास होता ही है, जब सिंचाई परियोजना में क्षेत्र विस्तारित होता है तो उसका डूब क्षेत्र वाले गांवों को हटाया जाता है, उनको इसका लाभ देते हैं। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी का इसमें लाभ इससे मिलता है, ये वित्त पोषित करती है। 2017 से ये योजना चल रही है और सिंचाई परियोजनाओं में पुनर्वास का काम इसमें मूलभूत रूप से किया जा रहा है। इसके बाद में आती है हमारी अगली परियोजना ऊपरी उच्च स्तरीय नहर पीपल खूट, हाई लेवल कैनाल। तो प्रतापगढ़ में माही बांध से लेकर के पीपल खूट तक इस कैनाल को विकसित किया गया है। लगभग 40,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में ये सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित एक सिंचाई परियोजना है, सहभागिता के आधार पर। ठीक है, तो वहाँ के लोगों को साथ में लेते हुए। फिर है धौलपुर लिफ्ट परियोजना धौलपुर में, तो 30 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र इस पर है और पूर्ण लिफ्ट सिंचाई सह पेयजल परियोजना है। ये सूक्ष्म सिंचाई इसमें उपयोग की जा रही है, वही फ्रेश स्प्रिंकलर का उपयोग। ठीक है, नवनेरा बांध कोटा में बनाया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत कोटा जिले के एबारा गांव के पास काली सिंध नदी पर नवनेरा बांध बैराज का निर्माण किया जा रहा है ताकि दक्षिण पूर्वी नदियों का पानी पूर्वी राजस्थान की नदियों में लाया जा सके। फिर आता है आपके परवन बहुउद्देशीय परियोजना झालावाड़ में कई दिनों से बन रही है। झालावाड़ कोटा बारा को न केवल विद्युत उत्पादन होगा बल्कि इसके साथ साथ पीने योग्य पानी भी मिलेगा। तो झालावाड़ में परवन नदी पर काली तीर लिफ्ट धौलपुर में है। ठीक है, तो चंबल नदी का जो भी ओवरफ्लो पानी आएगा उसको आंगई डैम एक बनाया गया है, वहां से होते हुए पार्वती नदी में लाया जाएगा और वहां से फिर ये धौलपुर तक पहुंचेगा। ये पार्वती नदी कहाँ पर है, ये पार्वती नदी आपके धौलपुर वाली पार्वती नदी है। फिर नर्मदा नहर पहले से चल रही है, हम सब जानते हैं कि पहली ऐसी सिंचाई योजना है जिसमें स्प्रिंकलर को अनिवार्य बनाया गया है। 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दोनों जिलों में सिंचाई की उपलब्धता इसमें जारी है। तो ये हो गई हमारी वृहद परियोजनाएं। 5 मध्यम परियोजनाएं, जिले नाम याद कर लो, पूछ लेगा सीधा कि 5 मध्यम परियोजना के नाम लिखो तो जिला सहित लिख सकते हैं, जैसे ताकली कोटा, लासी और हथियादे बारा, गरदड़ा बूंदी और गागरीन झालावाड़। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चारों जो हमारे दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो पठारी क्षेत्र के जिले हैं उन्हीं में ये मध्यम परियोजनाएं हैं। उन्हीं में क्या बाकी सारी भी पश्चिमी राजस्थान की तो देखो आप 1-2 ही मिलेगी आपको, कोई नर्मदा नहर मिल जाए तो ठीक है, तो बाकी सारी की सारी पूर्वी राजस्थान की योजनाएं हैं। चलिए, अब आती है हमारा सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट ईआरसीपी। ईआरसीपी को लेकर के बहुत ही विवाद हमें देखने को मिले हैं, विशेष करके इसको राष्ट्रीय स्तर की योजना घोषित करने में। इस पर पहले प्रश्न पूछा जा चुका है आरएएस 2018 में। ठीक है, तो 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए इसको शुरू किया गया है। 2051 तक पूरी पेयजल की उपलब्धता ये सुनिश्चित करेगा और 2 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई इससे होगी। चंबल नदी की सहायक नदियां जो है कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध और मेज, इनका जो एक्स्ट्रा पानी है, ठीक है, उसको मुड़ा करके और बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के बेसिन में डाला जाएगा, जिसमें है मोरेल, बाणगंगा, पार्वती और गंभीरी नदी। अब इसमें अभी जो काम चल रहा है वो कहाँ कहाँ चल रहा है, नवनेरा, गलवा, बीसलपुर, इसरदा लिंक बनाई जा रही है। तो नवनेरा बैराज जो कोटा में आपका है, वहाँ से लेकर के गलवा बांध टोंक में, बीसलपुर बांध टोंक में और इसरदा बांध टोंक में, इन पर काम किया जा रहा है। कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, 12 के अंतर्गत कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, और इसी तरह से पार्वती नदी पर महलपुर बैराज 12 के अंदर ही। ठीक है, ये अभी वर्तमान में काम चल रहे हैं, मतलब 16,000 करोड़ का जो शुरुआती बजट है उसमें ये काम किए जा रहे हैं। इसके लिए मैसर्स वेबकोस लिमिटेड गुरुग्राम की कंसल्टेंसी की सेवाएं भी ली गई है। अगली हमारी जल संरक्षण को बढ़ावा देने वाली योजना है जल संचय योजना। तो पहले 20 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी, 4,000 गांव इसमें सम्मिलित हुए थे। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग ने इसको लागू किया था और जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग इसका नोडल है। ठीक है, अब इसका दूसरा चरण अभी शुरू हुआ है 22 मार्च 2023 को, इसी साल। तो अब की बार क्या किया है कि अब की बार 33 जिलों में 349 पंचायत समिति है, 4600 गांव हैं। गाँवों की संख्या इसमें बढ़ गई है, 600 गाँव और जुड़ गए हैं। बजट भी इसका बढ़ा दिया है, लगभग 2600 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
इस योजना में क्या किया जा रहा है? इस योजना में पहला तो जल संरक्षण के प्रति जागरूकता। जो भी हमारे परंपरागत स्रोत है, क्योंकि जल संचय करना है तो परंपरागत स्रोतों को सबसे पहले हम साफ कर सकते हैं, बने बनाए हैं, खाली उनका उद्धार करना है। उद्धार अगर कर लिया तो ठीक है, नया बनाने से ज़्यादा। कुछ नए जल स्रोतों का निर्माण करना, वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, और कृषि योग्य क्षेत्रफल को भी बढ़ाना, ये उद्देश्य हैं। अब विशेषताएं क्या है? कार्यों की जियो टैगिंग, मतलब हर काम जो किया उसको जियोलॉजिकली टैग कर दिया कि ये यहाँ पर ये काम किया गया है। मोबाइल ऐप से क्रियान्वयन की समीक्षा और विभिन्न योजनाओं का कन्वर्जेंस करना, मतलब जो भी अलग अलग विभाग इस योजना से जुड़े हैं उन सबको इसमें साथ में लाना। अब जैसे इसमें पंचायती राज विकास विभाग हो गया, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग हो गया, ठीक है, वन विभाग हो गया, सबको इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। गतिविधियां आपको बताई दी, ठीक है। गतिविधियां क्या क्या है? जल ग्रहण क्षेत्र उपचार, खड़ीन, जोहर, टांका, छोटे निकट आदि का निर्माण, लघु सिंचाई योजना के कार्यों की मरम्मत, पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण, कृत्रिम भूजल पुनर्भरण, चरागाह का विकास और नई तकनीकों को बढ़ावा, ये सारी गतिविधियां इसमें सम्मिलित है। एक ऐसी योजना है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। नाम सुनते ही समझ जाओ बांधों की हम बात कर रहे हैं। जल विज्ञान, जल का विज्ञान क्या है? बांध के माध्यम से जल को रोकना, यही जल विज्ञान है। उससे बिजली बनाना, यही जल विज्ञान है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने हमारे जो बांध हैं उनके उत्थान के लिए विश्व बैंक के साथ में एक योजना शुरू की है। तो आगे भी आप पढ़ोगे, ठीक है। बांध सुधार एवं पुनर्विकास योजना। तो भारत सरकार से 100% अनुदान इसमें हमको प्राप्त हुआ है 8 वर्ष में, 2016-17 से 23-24 तक। 2016 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत जो काम किए गए हैं, 153 वर्षा मापी हैं, 115 स्वचालित नदी बांध गेज संयंत्र और 150 स्वचालित भूजल मापन संयंत्र जो है इसमें राज्य में स्थापित किए गए हैं। अभी क्या किया जा रहा है? टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करते हुए जितने भी हमारे बांध हैं, बीसलपुर, माही, गुडा बांध और जवाई बांध, उनमें स्काडा प्रणाली लागू की गई है। स्काडा का मतलब होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन प्रणाली। तो इसमें प्रबंधकों के द्वारा क्या किया जा रहा है? तकनीकी रूप से पूरे सिस्टम को ऑटोमेटेड करने की कोशिश की जा रही है। जो भी गेट खोलने, बंद करने, सिंचाई की पानी की छोड़ने, इनका जो सिस्टम है उसको, ठीक है, और उसका अद्यतन डेटा इसमें रखा जा रहा है। तो योजना का उद्देश्य जल संसाधन सूचना की सीमा, गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना है, और जो भी लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थान है उनकी मजबूत जो क्षमता है उसको और अधिक मजबूत करना है। भूजल संसाधनों पर भी मैंने आपको बता दिया था कि जो है हमारे यहाँ पर जो लेटेस्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार केवल गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सुरक्षित है, बाकी सभी जिले दयनीय स्थिति में हैं। तो अलग अलग कैटेगरी है। 100% अगर किसी का दोहन हो गया तो अति दोहित हो गया, 90 से 100% विषम, 70 से 90% अर्ध विषम और 70% से नीचे का सुरक्षित। चलिए अब बात करते हैं अटल भूजल योजना की। ये योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 2020 को। और अटल भूजल योजना की बात करें तो ये चलेगी 2024-25 तक। 2024-25 तक इसका उद्देश्य क्या है? सभी घरों तक नल से जो है पानी को पहुंचाना, पानी की जो कमी है उसको भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और भूजल को बढ़ाना। भूजल जो कम हो चुका है उसको और बढ़िया करने के प्रयास इसके अंतर्गत किए जा रहे हैं, ठीक है। 7 राज्यों में चलाया जा रहा है, ठीक है। नल वाला नहीं है, नल जल जीवन मिशन में है, वो मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है? हमारा जो भूजल है उसका संरक्षण करना। अब भूजल का संरक्षण कैसे हो? तो हमको बहुत से काम करने पड़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष करके लोगों के व्यवहार में बदलाव, समझाइश, ठीक है। तो जैसे कि जो जल स्रोत हैं उनकी पहचान करना, और उन जल स्रोतों के बीच में जो भी अवरोध हैं उनको दूर करना, तालाबों आदि का जो उनका निर्माण करना, या फिर उनकी जो मेड़बंदी है या उनकी जो पाल है उसको मजबूत करने के काम करना। तो जल संसाधनों का प्रबंधन कैसे होता है उस पर फोकस किया जा रहा है। विशेषकर ग्राम पंचायत स्तर पर हम काम इसमें कर रहे हैं। 7 राज्य हैं, उनमें से एक राज्य राजस्थान भी है। 50% विश्व बैंक दे रहा है, 50% केंद्रीय सहायता इसमें मिल रही है। और विभाग बहुत सारे हैं, भूजल विभाग से लेकर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तक, सबको मिलकर के ये काम करना है। तो आपको वाटरशेड मैनेजमेंट भी इसमें करना पड़ेगा। जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं
उनका भी मैनेजमेंट इसमें करना पड़ेगा, उनमें तारतम्यता भी हमको लानी पड़ेगी, तब जाकर ऐसी योजनाएं लागू होती हैं। चलिए, इसके बाद में भंडारण निगम। भंडारण निगम का काम क्या होता है? भंडार करने के लिए गोदाम और भंडारघरों का निर्माण करना। ठीक है, तो इसका तो फैक्ट आप याद कर लें केवल कि 31 जिलों में 93 भंडारगृह वर्तमान में संचालित है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पशुपालन की। दो इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं पहले ही आपके लिए बना के रख रखे हैं मैंने। पहला कि राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो भैया देखो, राजस्थान की जलवायु की तरफ हम बात करें तो बारिश होती है कम, तो पशुपालन हमारी स्थिति को देखते हुए कृषि की सहायक गतिविधि के अलावा एक आर्थिक गतिविधि भी है, क्योंकि ना केवल पशुपालन से हमें आय होती है, बल्कि अकाल जब पड़ता है, कि कई बार क्या होता है राजस्थान में हर तीसरे साल अकाल पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में किसान का जीवन यापन कैसे हो, तो ऐसे में पशु उनकी काफ़ी मदद कर देते हैं। पशुपालन वर्षा आधारित क्षेत्र में कृषि प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थायित्व को बढ़ाता है। बिल्कुल सही बात है, खास करके जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ पर तो वर्षा आधारित क्षेत्र जितने भी हैं उनमें क्या होगा, उनमें किसान केवल कृषि पर निर्भर नहीं रह सकता। इस साल पैदावार नहीं हुई तो कम से कम उसके बाद जानवर है तो वो अपना गुजारा कर सकता है। तो ये अकाल, सूखे आदि के विरुद्ध सुरक्षा कवच का काम करता है और गरीब ग्रामीणों को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रदान करता है। राजस्थान में पशु गणना 2019 के अनुसार पशुधन की स्थिति क्या है, तो ये भी आप देख लीजिए। कुल मिलाकर के 568 लाख पशुधन है और 146 लाख कुक्कुट है। करोड़ में देखोगे तो 5.68 करोड़ और 1.46 करोड़। 2019 में पशुओं की संख्या में कमी हुई है 1.66% की राजस्थान में। कुल पशुधन का 10.60% है, देश का जो कुल है उसका 10.60% है। गायें 7.24% है, भैंसें 12.47 12.5%, बकरियां 14%, भेड़ लगभग 10.5%। तो जितना हमारा कुल पशुधन का प्रतिशत है राजस्थान में, उतना ही हमारे भेड़ का प्रतिशत है। और ऊंट सबसे ज़्यादा 84% के करीब यहाँ पर है। तो राजस्थान गोवंश में 6ठे स्थान पर, भैंस में दूसरे, भेड़ों की संख्या में चौथे, बकरी और ऊंट के मामले में पहले स्थान पर है। अगर हम बात करें दूध के उत्पादन में तो 14.63% और ऊन उत्पादन में 42.45% का योगदान हमारा है। ये हो गई हमारी जनगणना की बात। जनगणना के डेटा आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको ये याद होंगे। फिर बात आती है पशुपालन विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो दोस्तों, पशुपालन विभाग भी पशुओं की बीमारियों को लेकर के, पशुओं की नस्ल को संवर्धन को लेकर के, और फसल विशेषकर ऐसे पशु जिनकी जनसंख्या कम हो रही है उनके लिए योजनाएं बना रहा है। जिससे पहले तो केंद्र सरकार के काम, तो पहला तो है बीमारी, पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। गाय भैंस बकरी जितने भी उनमें फुट एंड माउथ डिजीज जिनको बोलते हैं, FMD डिजीज जिनको बोलते हैं, उनको ये सही करने के लिए टीके लगवा रहा है। दूसरा राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम है, 2020 से शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक जिले के जो चयनित गांव हैं उनमें गोवंश और भैंस वंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कराना, ताकि उन्नत नस्ल के जीवों को विकसित किया जा सके। ठीक है। केंद्र और राज्य के द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राष्ट्रीय पशुधन मिशन में हमारे भेड़ बकरी वंश की सुधार के लिए विशेष करके हम काम कर रहे हैं। ठीक है। और एक योजना इनोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी, तो पोल्ट्री में जो मांस उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए ये शुरू की गई है। तो ये पशुधन मिशन हो गया। और उष्ट्र विकास योजना मरते हुए ऊँटों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विकास योजना के अंतर्गत 2016 में शुरू की गई थी। अगर कोई भी एक ऊँटनी का बच्चा या टोडी जन्म लेता है तो 3 किस्तों में 10,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। अधिकतम 2 बार, मतलब 2 बच्चों के जन्म पर ये किया जा सकता है। फिर है राज्य स्तर की योजनाएं, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, ये एक शुरू की गई है 2012 में, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और 138 दवाएं इसमें निःशुल्क मिलती है। तो यह है पशुपालन विभाग। इसके अलावा पशुपालन विभाग के अंतर्गत बहुत से मेलों का आयोजन भी किया जाता है विपणन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बोल सकता है कि और कुछ बताइए। तो अब जैसे आप देखिए, पुष्कर मेला हमारा हो गया, और तेजा जी का जो मेला भरता है, ठीक है, वो हो गया। लूणियावास का गर्दभ मेला हो गया। तो ये सारे के सारे मेले भी इसीलिए किए जाते हैं आयोजित, ताकि पशुओं के विक्रय और विपणन को बढ़ावा दिया जा सके।
चलिए अब बात करते हैं गोपालन निदेशालय की। तो एक अलग से निदेशालय की स्थापना की गई है और इस निदेशालय के माध्यम से देसी गाय की जो नस्लें हैं उनको संरक्षण और विस्तार दिया जा रहा है। 4 योजनाएं इसमें है। पहली है गौशाला को अनुदान, दूसरी है गौशाला विकास, तीसरी है बायोगैस जन सहभागिता और चौथी है नंदी गौशाला। तो पहली योजना 2017 में शुरू हुई, जिसमें क्या किया गया, पंजीकृत गौशालाओं को चारे पानी हेतु 40 रुपये बड़े के लिए और 20 रुपये छोटे के लिए, मतलब अधिकतम 270 9 महीने का अनुदान हर साल इसमें दिया जाता है। बायोगैस जन सहभागिता योजना की अगर हम बात करें तो 7 जून 2018 को इस योजना को शुरू किया गया, ताकि गाँव में जो किसान जो हैं उनके खास करके जो जहाँ पर गौशालाएं हैं उनसे मिलने वाले गोबर का प्रयोग करके बायोगैस प्लांट की स्थापना की जा सके और उसका लाभ उनको दिया जा सके। नंदी गौशाला के माध्यम से जो हमारे खुले नंदी घूम रहे होते हैं, ठीक है, उन सबको यहाँ पर रखने का प्रावधान किया गया कि नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना में ऐसी गौशालाएं खोली जाएगी 25 बीघा से अधिक जमीन पर, ठीक है, और उसमें गोवंश की संख्या भी देखी जाएगी। तो 500 से ज़्यादा गोवंश का संधारण इसमें होना चाहिए। फिर गौशाला विकास योजना में भी पंजीकृत गौशाला जो 100 गोवंश का संधारण कर रही हो उनके लिए स्थायी आधारभूत निर्माण करने के लिए 10 लाख रुपए तक, ठीक है, 90% राज्य सरकार से सहायता दी जाएगी। तो कोई भी चबूतरा, ठान या फिर कुछ भी ऐसा बनाते हैं जानवरों के लिए, उसमें ये मदद दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम डेयरी विकास की। तो हमारा अगला टॉपिक आता है पशुपालन के बाद डेयरी विकास। तो डेयरी विकास की बात करें तो राज्य सरकार में जो है डेयरी के लिए बहुत से संस्थान हमारे खोले गए हैं। खास करके सहकारी क्षेत्र में डेयरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरस ब्रांड से हमारे यहाँ पर दूध का संकलन किया जाता है और बहुत से उत्पाद भी दिए जाते हैं। तो राजस्थान डेयरी फेडरेशन एक है राज्य स्तर पर। जिला स्तर पर 24 हमने जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ बना रखे हैं और कुछ समितियां हैं हमारे पास 17,463 के करीब एज पर इकोनॉमिक रिव्यू। ये तो हो गया डेटा हमारे डेयरी का। दुग्ध उत्पादन में राजस्थान किस स्थान पर, ये मैं बता चुका हूँ आपको। अब 2-3 योजनाएं खासकर बीमा से जुड़ी। तो राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना 1 जनवरी से लागू है। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना है। दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या पूर्ण स्थायी विकलांगता हो जाए तो 5 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता पर 2.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। सामूहिक आरोग्य बीमा भी एक किया हुआ है, ठीक है। और दुग्ध उत्पादक संबल योजना पहले 1 फरवरी 2019 से 2 रुपये प्रति लीटर मिलता था और अब 2022 से 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान इसमें दिया जाता है। कोई भी जो सरस की डेयरी पर दूध देने वाले जो विक्रेता होते हैं उनको। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 51 लाख लीटर प्रतिदिन की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता भी डेयरी के पास में वर्तमान में विकसित हो चुकी है। इसके बाद आती है मत्स्य पालन की बात। तो राज्य में अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा मत्स्य पालन में 18% की वृद्धि हमने दर्ज की है। तो बहुत संभावनाएं हमारे यहाँ पर हैं। लगभग 4.23 लाख हेक्टेयर, जिसमें से 3.29 लाख हेक्टेयर बड़े और मध्यम जलाशय हमारे यहाँ पर हैं। जल संसाधनों में राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है और हमारी क्षमता 80,000 मीट्रिक टन उत्पादित करने की है, लेकिन हम उतना कर नहीं पा रहे। एक आजीविका मॉडल भी चलाया गया है जिसके माध्यम से जो मछुआरे हैं, जो खास करके मछलियां पकड़ करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए जयसमंद उदयपुर में, माही बजाज सागर बांसवाड़ा में और कनाडा बैकवाटर में इसको शुरू किया गया है। इस मॉडल के अनुसार लिफ्ट अनुबंध सबसे अधिकतम बोलीदाता को दिया गया है। तो जो भी कोई बोलीदाता इनमें से मछली पकड़ने के लिए अगर जो बोली लगाता है उनको ये दिया जाएगा। नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट। प्रोटीन सप्लीमेंट का मतलब होता है एक तरह से मछलियों का पालन। तो केंद्र जो केज कल्चर योजना है, जिसके अंतर्गत एक कैप्टिविटी के अंतर्गत पानी में रखते हुए और मछलियों को पनपने दिया जाता है। तो माही बजाज सागर में प्रैक्टिकली अभी इसको शुरू किया गया है और जैसे ट्रायल पूरा होता है तो इसको आगे भी जो है बाकी क्षेत्रों में भी स्थापित किया जाएगा। तो केज कल्चर योजना में पिंजरे स्थापित किए गए। बिसलपुर बांध में भी इसी तरह से किया जा रहा है। सजावटी मछलियां जो होती है उनके एक्वेरियम्स के लिए, क्योंकि एक्वेरियम में मछलियों की बहुत डिमांड होती है और सजावटी मछलियों के अच्छे दाम भी यहाँ पर मिल सकते हैं। कृषि विकास योजना में मैंने पहले ही बताया था आपको, बहुत सी चीज़ों के लिए इंतजाम किया गया है। तो इसमें बहुत से बांधों का नाम दिया गया है। राम सागर धौलपुर, बिसलपुर टोंक, राणा प्रताप सागर, जवाई बांध, जैसमंद, इनमें मत्स्य लैंडिंग केंद्रों की स्थापना की जा रही है। ये हो गया मत्स्य पालन से जुड़ा।
ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हमारा लगभग सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। फिर कुछ वानिकी क्षेत्र में पर्यावरण विभाग के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनका भी डेटा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। जैसे कि घर घर औषधि योजना चल रही है, वन प्रबंधन कार्यक्रम, लव कुश वाटिका हमारे यहाँ चलाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और पर्यावरण विभाग की बात करें तो पर्यावरण विभाग के अंतर्गत भी कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, जैव विविधता बोर्ड स्थापित किया जा रहा है और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम हैं। अंत में आता है सहकारिता विभाग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो सहकारिता विभाग को हम देख लेते हैं एक बार। सहकारिता विभाग जो है इसके अंतर्गत हमारे पास में अलग अलग क्षेत्रों में कुछ भूमि विकास बैंक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि सहकारिता से आप मान के चलो बहुत मदद मिलती है। एक तो डेयरी क्षेत्र में, दूसरा जो खाद बीज का वितरण है वो भी कौन करते हैं, सहकारी क्षेत्र से, ठीक है। और ऋण भी उपलब्ध कराता है सहकारिता कृषि क्षेत्र में। तो प्राथमिक भूमि विकास बैंक का 36 जिनसे ऋण मिलता है, फल सब्जी विपणन समितियां 275, केंद्रीय सहकारी बैंक का 29, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का हमारे पास में 37, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हमारे पास लगभग 7,500, जहाँ से 20,000 30,000 इस तरह के छोटे छोटे ऋण जो हैं किसानों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से दिए जाते हैं, और कई बार ये ऋण माफ़ भी होते हैं। 24 दुग्ध संघ हमारे पास हैं और 38 उपभोक्ता थोक भंडार भी सहकारिता क्षेत्र में है। अब सहकारिता क्षेत्र में बहुत सी योजनाएं चल रही है, जिसमें शून्य ब्याज पर कृषि ऋण देना, कोई ब्याज नहीं देना पड़ता, हर साल आपको पैसा खाली जमा कराना पड़ता है और अगली साल आप वापस निकलवा लीजिए। ऋण माफ़ी योजना में ऋण माफ़ कर दिए हैं पुराने। फिर 2019 में ऐसी योजना आई एक और, उसमें भी ऋण माफ़ किया गया। फसल बीमा योजना वो इसके अंतर्गत हम सब जानते हैं। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, तो एक क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता किसानों को, ताकि 50,000 तक का ऋण 5 साल के लिए मिल सके। किसान कल्याण योजना, तो किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का ऋण कृषि से जुड़े कामों के लिए इसमें दिया जाता है। सहकार पोर्टल एक बनाया गया है। कृषि उपज रहन ऋण योजना, तो अब किसान जब तक फसल बिके नहीं तब तक क्या कर सकता है, 3% की ब्याज दर पर उनको ऋण मिल जाएगा, कृषि उपज को वो गिरवी रख सकता है। महिला विकास ऋण योजना, जब बिकेगी तो वो अपना ऋण चुका देगा। महिला विकास ऋण योजना के अंतर्गत जो भी महिलाएं हैं उनको बिना कोलेट्रल डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए 50,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। ब्याज अनुदान, ब्याज अनुदान की बात करें तो 2022-23 में राज्य के किसानों को लघु अवधि फसल ऋण पर 0% की रियायती दर पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर आता है आपका एक संस्थान जिसका नाम है कॉन्फेड, सहकारी उपभोक्ता संरचना। तो ये तो हो गया किसानों की मदद करने वाला। ये क्या करता है, ये सहकारिता के आधार पर चीज़ों के वितरण का काम करता है। जैसे कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में जितनी भी दवाइयाँ आती है वो कॉन्फेड के माध्यम से डिलीवर होती है। लंपी स्किन डिजीज़ के अंतर्गत जो दवाइयाँ थी वो इसके डेवलप की गई है। पोषाहार की आपूर्ति भी इसी के द्वारा की जाती है, कॉन्फेड के द्वारा। इसके अलावा ये कुछ व्यापार और मसाले के मेले आयोजित करता है ताकि लोगों को राजस्थान के स्थानीय जायकों के बारे में पता चले, और मिड डे मील की आपूर्ति का काम भी इसी के पास में दिया गया। तो कॉन्फेड खरीद करके और सहकारी स्तर पर चीज़ें डिलीवर करने का काम करता है ताकि उचित मूल्य पे वस्तुएं उपलब्ध कराते हुए कालाबाजारी को रोक सके। तो ये हो गए हमारे कृषि क्षेत्र के नोट्स पूरे के पूरे। PDF आपको मैंने लिंक दे ही दिया है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें लगातार दी जा रही है। चलिए, तो अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।